फूलन देवी की हत्या एग्जैक्टली कैसे हुई? पे आपका एक कन्फेशन है कि हाँ मैंने हत्या की थी, वो आप नहीं मानते हैं जी। कितने लोग थे जो आए थे आपको लेने? मेरे को अफगानिस्तान जाना है, पृथ्वीराज चौहान जी हैं, उनकी जो है वहाँ से मेरे को समाधि लानी है। 2.5 साल की मेरी जर्नी है ना, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। फेक पासपोर्ट मेरा बना रांची से। किसी भी इंसान की क्रिमिनल हिस्ट्री हो उसको पॉलिटिशियन बनाना चाहिए। अंदर सिगरेट के डब्बे की क्या कीमत है? एक सिगरेट आपको में मिल जाएगी, अंदर से फिर मोबाइल भी चलाएंगे, उनको अपना गैंग चलाना है। एसी रूम्स, टीवी, ये सब कुछ जो सुविधाएं हैं ये भी मिल जाती हैं क्या? कितने इंडिविजुअल्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन में करप्ट हैं? जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो बढ़ते हैं कि एक बंदा लेके बैठा है सारे के सारे? रैंक के अकॉर्डिंगली सबको मिलेंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। किताबों में और इमेजिनेशन में जो चीज़ें देखने को मिलती हैं, सुनने को मिलती हैं, पिक्चरों में, किताबों में, उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेंज और अनबिलीवेबल होती है रियल लाइफ। आज आप देखेंगे कि वो किस हद तक सच है। मेरे गेस्ट हैं शेर सिंह राणा। शेर सिंह राणा जी ने ऐसी कोई चीज़ नहीं करी जिसके ऊपर एक पिक्चर ना बन सके। उन पे एक्यूजेशन था कि उन्होंने फूलन देवी की हत्या करी। वो तिहाड़ जेल भेजे गए। तिहाड़ जेल से वो एस्केप करे। एस्केप करने के बाद वो अफ़गानिस्तान गए। पृथ्वीराज चौहान की एशेस को वापस देश में लाना उनका मकसद था, बताते हैं वो, और ऐसा ही उन्होंने किया। वापस आके वापस तिहाड़ जेल में गए। उन्होंने बहुत हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स के साथ टाइम वहाँ पे बिताया, पूरे सिस्टम को अच्छे से समझा, और अब वो पॉलिटिक्स में है। It is an unbelievable story of transitions, to be frank, and it is very difficult to digest. It is very difficult to understand कि ऐसा भी होता है, but the fact of the matter is कि ऐसा होता है। तो ये एपिसोड आपके सामने है, आप अपनी जजमेंट अपने हिसाब से बनाइए। मैंने कोशिश करी है कि सबसे सटीक और सबसे पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस पूछूं, ट्रुथ और फिक्शन को सेपरेट करने की कोशिश करूं। जिस हद तक भी मैं सक्सेसफुल हो पाया मैंने कोशिश करी, बाकी आपकी जजमेंट है। आपका जो भी मन कहता है, whatever your mind says, write it in the comments, let me know. And keep an open mind while you watch this podcast. That will be my advice to you. Thank you and all the best. आपका स्वागत है शेर सिंह जी इस पॉडकास्ट पे। धन्यवाद, आपने हमको ये मौका दिया। आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपकी लाइफ की स्टोरी है, ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा अद्भुत है कि उस पर पिक्चरें बन रही हैं, और बननी भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति मैं तो नहीं जानता जिसकी लाइफ में वो घटनाएं घटी हों या उसने ऐसी घटनाएं घटाई हों जो आपके लाइफ में हुई हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कुछ क्यूरियोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो मेरे मन में जेन्युइन सवाल हैं उनको सामने रखूँगा, और आपसे एक बहुत डीप और अच्छी इन्फॉर्मेटिव कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करूँगा। जी। मेरा पहला सवाल ऑब्वियसली फूलन देवी की हत्या एग्जैक्टली कैसे हुई? देखिए, एग्जैक्टली कैसे हुई, अगर हम अकॉर्डिंग टू पुलिस चार्जशीट के बात करें तो ये कहते हैं कि भाई 3 एसेलेंट्स थे, और उन्होंने जो है जो फूलन देवी की जो दिल्ली में जो सरकारी कोठी थी उसके बाहर जो है उनको नज़दीक से गोलियां मार दी। और जो उनके पीएसओ थे, दिल्ली पुलिस के जो उनका बॉडीगार्ड थे, और उन्होंने भी फायरिंग करी उनके ऊपर, एसेलेंट्स के ऊपर, और उन्होंने पुलिस के ऊपर भी फायरिंग करी, उस जो उनका पीएसओ था उसके ऊपर। तो 2 गोली पीएसओ के भी लग गई थी, और फूलन देवी एट द स्पॉट पे जो है वो डेड हो गई थी। तो ये पुलिस की भी जो चार्जशीट में स्टोरी है वो ये है। और क्योंकि कि मैं तो वहाँ मौजूद ही था, मैं अंदर था कोठी के अंदर, ऐसा जो हमारे विटनेसेस हैं उन्होंने भी इस बात को प्रूव किया। तो इसमें जो आई विटनेस थे वो फूलन देवी जो है उनकी जो रियल सिस्टर हैं, एक तो वो थी मुन्नी देवी जी, और एक जो है उनके जो पीए थे कालीचरण, वो उनके मतलब आई विटनेस थे इस केस के। और एक पब्लिक विटनेस था, सड़क पर जा रहा था जो, वो विटनेस भी कोई ऑटो वाला था। हाँ, मैंने पढ़ा शेर सिंह जी कि 2 गोलियां एक पेट पे और एक सर पे उनके लगी। देसी कट्टे से गोलियां चलाई गई, और कुछ देर के बाद जो शूटर था उसने अपनी देसी कट्टा छोड़ दिया है ना, और वो पाया गया। और अब आप कहते हैं कि आप घर के अंदर थे, तो पहले जहाँ तक मैंने पढ़ा इंटरनेट पे, जी, उसको बयान कर रहा हूँ सिर्फ। जी। उसमें कहा गया कि एक पॉइंट पे आपका एक एडमिशन है, एक कन्फेशन है कि हाँ मैंने हत्या की थी, और उसके बाद वो आप नहीं मानते हैं जी। और इसमें ये भी है कि आपको इसकी बाद में कन्विक्शन होती है
जी जी और आप हत्या का एक रीज़न भी देते हैं उस पुराने वाले अपने जो आपकी जो टेस्टिमनी है या आपकी जो एडमिशन है उसमें आप कहते हैं कि ये हत्या इसलिए की गई क्योंकि ये रिवेंज था, जी जी ये बदला था ठाकुरों को मारने का, जो कि फूलन देवी ने परपेट्रेट किया था 1981 में, जब 22 ठाकुरों को इसने मार दिया था। और मारा इसलिए था क्योंकि उसके उस पर अत्याचार हुए थे और ठाकुरों ने, जो कि एक अपर कास्ट है, उसने करा था और बलात्कार करा था, और वो ऑब्वियसली फिल्मों के थ्रू बहुत दिखाया भी गया है, उसकी अच्छी खासी प्रचार हो चुकी है। ये दोनों के दोनों वर्जन्स इतने चेंज कैसे हो गए? देखिए, पहले उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी क्या है कि वो केस तो अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेंडिंग भी है, और क्या है कि सेशन कोर्ट में पूरा ट्रायल भी चल चुका। तो लेकिन क्या है कि जो मेरा जो बयान है इसमें, एक तो जिसको पहला आपने प्रश्न किया कि भाई इतना चेंजेस क्यों है उसमें, तो क्या है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। क्या हुआ कि जब फूलन देवी की हत्या हुई तो उसके 2 दिन के बाद पुलिस ने मेरे को अरेस्ट दिखाया, ठीक है। देहरादून में, और डालन वाले थाने, एक देहरादून के अंदर थाना है डालन वाला थाना, वहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बयान जिसकी आपने बात की, वो उस थाने के अंदर दिया हुआ बयान है, जो कि कोर्ट ने भी उसको एडमिसेबल नहीं किया। जो रिपोर्टर और कैमरामैन जिसने वो शूट किया था, वो ANI के वो थे रिपोर्टर, वो एज ए गवाह, एज ए विटनेस कोर्ट में भी आए थे। तो उन्होंने वहाँ पे कोर्ट में ये बताया जज साहब से कि ये जो हमने बयान लिए, ये पुलिस थाने के अंदर लिए, और पुलिस पर्सनल्स जो हैं उस समय शेर सिंह के पास में मौजूद थे, ये कस्टडी में थे। अच्छा। तो कस्टडी में जो दिया हुआ बयान है वो ना तो कोर्ट में एडमिसिबल है, और ना ही प्रैक्टिकली। आपके दर्शकों को भी मैं बता दूं कि भाई ये तो बड़ी कॉमन चीज़ है, जब आप किसी के कस्टडी में हैं तो मुझे लगता है कि कुछ भी बुलवाया जा सकता है, और वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो ये इस बात का जो है वो आंसर है। और जो आपने दूसरी बात बताई कि भाई फूलन ने जो 22 लोगों को मार दिया और ये उसके रिवेंज में जो है इस चीज़ को किया गया, तो मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल असत्य बात है, ये बिल्कुल गलत बात है, और ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि पूरे करीब 41 to 42 ईयर्स हो चुके इस घटना को, और आज तक के बड़े बड़े जो चैनल हैं उन्होंने भी इस पर सच बात नहीं रखी। सच बात क्या है, और ये सच बात जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ये मैं विद चैलेंज बता रहा हूँ, और ये मेरा आपके दर्शकों को भी, जैसे अमिताभ बच्चन जी का शो आता है ना, कौन बनेगा करोड़पति, मैंने देखी आपके 1 करोड़ वाली एक तो मैं ऑफर है। आज भी ये ऑफर देता हूँ कि जो मरने वाले लोग हैं, एक तो वो सारे के सारे ठाकुर नहीं हैं। अच्छा। उसमें दलित भी हैं, उसमें पिछड़ा भी है, उसमें मुस्लिम भी है, और बाकायदा मैं उनके नाम आपको बता देता हूँ। दलित जो हैं, जो उसमें मरे हैं, उनका नाम है राम अवतार कठेरिया। जो पिछड़े समाज का व्यक्ति हैं, जो उनमें फूलन के द्वारा भेमई कांड में मारा गया है, उनका नाम है तुलसीराम मौर्य। और जो थर्ड पर्सन है, जो उनका नाम है नज़ीर खान। तो इसमें दलित, पिछड़े, मुस्लिम सभी लोग हैं। तो ऐसा कहना कि भाई फूलन ने सिर्फ 22 ठाकुरों को मार दिया, लाइन में लगा के ठाकुरों को हत्या कर दी, तो ये बिल्कुल फॉल्स बात है, और दुर्भाग्य है कि इतने समय से लोग इस पर चल रहे हैं। और ये जो मैंने आपसे नाम बताए, दुनिया में कोई ये साबित कर दे कि ये लोगों को फूलन ने भेमई कांड में नहीं मारा है, तो मैं 1 करोड़ देने के लिए उसको तैयार हूँ इनाम के रूप में। उसको एक बारी अगर हम छोड़ दें और उससे हम आगे बढ़ें, जी जब फूलन देवी की हत्या हुई तो वो MP थी, जी उसके पास प्रोटेक्शन थी, सब कुछ था, जी, पॉलिटिशियन बन गई थी। जी आपने उस टाइम पर एडमिट करा कि आपने हत्या की है, जी बट फिर आपने कहा कि मैंने हत्या नहीं की है। जी और जब आपने कहा कि मैंने की है, तो आपने बोला कि इसलिए की है क्योंकि इन्होंने ठाकुरों को मारा था जी और मैं उसको नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो आपका जो भी रीज़न था आपने वो बताया। जी जी। वो एकदम बिल्कुल 180 डिग्री कैसे चेंज हो गया? हाँ, नहीं, वो वर्जन जो है, जो पुलिस थाने में मुझे बताया गया बोलने के लिए, अच्छा। मेरे ऊपर प्रेशर डाल के, तो वो वर्जन था, और वो वर्जन तो गलत था भाई। वो वर्जन तो सुनी सुनाई बातों का था कि भाई फूलन ने ठाकुरों को मारा तो हमने उनको मार दिया।
तो वो वर्जन तो वो था जो पुलिस को जो स्टोरी सूट करी, पुलिस ने जो स्टोरी पर चार्जशीट फ्रेम करनी थी, तो वो वर्जन वो था। बट पुलिस को क्या मिलेगा ये नैरेटिव बना के? क्योंकि अगर मैं ये ऐड कर पाऊँ क्वेश्चन में, इस नैरेटिव की वजह से आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिली और आपका एक बहुत वो डिफरेंट ही एकदम इमेज बन गया कि भाई ये वो है। नहीं, मैं दोनों क्वेश्चंस के आंसर देता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप ये कह रहे हैं कि भाई पुलिस को क्या मिलेगा। भाई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मर्डर हुआ है, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केस को सॉल्व करना है। पुलिस के ऊपर प्रेशर है, हाई प्रेशर है कि बहुत जल्द से जल्द सॉल्व करना है। भाई जब कोई केस होगा तो आपको रीज़न भी तो बताना पड़ेगा ना मीडिया को कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड द मर्डर। तो आप रीज़न आपको ऐसा मिल गया कि आप जो है लोगों को एक्सेप्ट करवाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, तो उन्होंने वो रीज़न इसलिए पुटअप कर दिया कि भाई लोगों हजम कर जाएंगे इस बात हजम को, कर जाएंगे। है ना। दूसरी बात है, आपने दूसरा क्वेश्चन ये कहा कि भाई कि उस नैरेटिव से आपको हाँ फायदा मेरे हुआ। को फ़ायदा हुआ। ईश्वर ऐसा फ़ायदा, अगर आप इसको फ़ायदा समझते हैं तो वो किसी को ना कराए। देखिए ये जीवन एक बार मिलता है, अगर उसके जीवन से 14 साल जेल में चले जाएं तो मैं कहता हूं कि इसको पब्लिसिटी नहीं बोलते। क्या होता है, दो तरह की पब्लिसिटी है, एक नेगेटिव पब्लिसिटी, एक पॉजिटिव। तो नेगेटिव पब्लिसिटी तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई अच्छी होती होगी। और दूसरी बात है कि लाइफ से 14 साल, मैं जब जेल में गया तो मेरी एज अप्रॉक्सीमेटली 22 ईयर्स थी, ठीक है जी। और मैं कितने में आया, 36-37 एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा इस पे जय सिंह जी। एक आपने कहा पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव। हाँ एक एक्चुअली में होता क्या मेरे हिसाब से, एक होती है गुड बैड और अगली पब्लिसिटी। हाँ जी, ये गुड तो थी नहीं। हाँ अब बैड पब्लिसिटी है कि भाई चलो एक रिवेंज किलिंग है और एक जस्ट कॉज है किलिंग पे। वर्स पब्लिसिटी है कि भाई कोई है ही कुछ नहीं और सिर्फ वो है। तो एटलीस्ट आप वो अगली वाली पब्लिसिटी से तो बच गए, बैड पे आ गए। चलिए मैं अगर इसको पब्लिसिटी भी मान लूँ, मान लीजिए, मैं कहता हूँ पॉजिटिव ही है। बट लाइफ के जो कीमती समय है ना वो तो है, तो वो तो आपके जीवन से चलेगा ही ना। क्या गया हुआ पल वापस तो नहीं आता किसी के जीवन में। और देखिए ईश्वर ने मेरे को एक अच्छे परिवार में जन्म दिया, अच्छी एजुकेशन दी, तो सब चीज़ मेरे लाइफ में पॉजिटिव थी जेल जाने से पहले। और एकदम से जो है मेरे को ज़मीन में सोना पड़ा, एकदम से मेरे को जो है जेल के माहौल में अपने आप को मेंटली फिज़िकली ढालना पड़ा। जो जेल के जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जेल के कष्ट हैं, उनको आपको उसमें अपना सर्वाइवल करना पड़ा ना। तो ये कहना बहुत ही आसान होता है, बट मेरा दिल जानता है और जो लोग जेल में हैं उनका दिल जानता है कि जेल का एक एक घंटा एक एक साल के बराबर होता है। तो ये इसको मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि किसी को जेल का दरवाज़ा ना दिखाए। जेल इस धरती पर सबसे मनहूस जगह है, सबसे ज़्यादा मेंटली, फिज़िकली, आर्थिक नुकसान इंसान को करती है। भाई आपको आर्थिक हानि होगी। मेरी बहुत प्रॉपर्टी जो है, जो मेरी पुश्तैनी प्रॉपर्टी थी, वो इस केस के कारण गई, क्योंकि ये पूरा सिस्टम जो है इसमें आपको पैसे लगेंगे। भाई चाहे वकील हो या कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ पे पैसे आपके लगेंगे। तो पैसे कहाँ से आएंगे? मैं आऊँगा बिल्कुल। ये जेल वाला एक्सपीरियंस, हमारा लीगल सिस्टम, इस लीगल सिस्टम के क्रैक्स, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और अगर मैं सीक्वेंस में वापस आ पाऊँ तो आपका ये कहना है कि आपने हत्या नहीं करी, आप घर के अंदर थे और आपको बेसिकली फंसाया गया और आप ब्लेम करते हैं पुलिस को। नहीं, मैं तो देखो किसी को आज ब्लेम नहीं करता। पहले मेरे मन में बहुत ही मतलब कि गुस्सा रहा होगा, हाँ, मतलब कड़वे एक्सपीरियंस थे या मेंटली मैं वो था। बट क्या है, ये डेस्टिनी होती है और ये आपका जो डेस्टिनी में लिखा हुआ है ना, जो आपके भाग्य में है वैसा होगा। अभी मेरे भाग्य में मान लीजिए, अभी जैसे एक ये बहाना बना, 2001 में मैं तिहाड़ जेल गया और फिर 2004 में तिहाड़ से एस्केप हुआ, अफ़गानिस्तान तक चला गया। तो वो एक पूरी डेस्टिनी थी और कुछ कार्य हाथ से होने थे।
अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता कि मैं, अगर वो सब कंडीशंस ना बनती तो हो सकता है मैं अफ़गानिस्तान भी नहीं जा पाता, और वहाँ से जो अपने लास्ट हिंदू रूलर हैं सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी, जो उनकी एशेस लाने का मुझे प्रभु ने मौका दिया, वो शायद ना मैं करता या ना कर पाता। तो ये सब डेस्टिनी होती है, और इसमें कष्ट तो होता है कि सोच के कि यार हमारे लाइफ का इतना जो सबसे पीक टाइम था, सबसे अच्छा टाइम था, वो हमारे लाइफ से ऐसे ही चला गया। और लेकिन क्या है कि अब आप इसको खुशी से स्वीकार कर लो या फिर जो है डिप्रेशन में चले जाओ। तो समझदारी ये है कि इसको अपनी डेस्टिनी मान के खुशी से स्वीकार करो, आगे पॉजिटिव काम करने का प्रयास करो। पर शेर सिंह जी, किस्मत अपना काम करती रहती है, बट हम डे टू डे लाइफ में एक्शंस तो खुद ही लेते हैं, जी जी बिल्कुल। है ना। अगर हमने घर के अंदर थे या घर के बाहर थे, कन्फेस किया नहीं किया, अफगानिस्तान हम ही गए ना उठ के, तो किस्मत तो हमको लेकर नहीं गई। हाँ, नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। हाँ। हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या कर्म आपने करे, क्या आपने नहीं करे, और अगर आपने नहीं करा तो इस चीज़ को कैसे स्वीकार करा आपने, और अगर नहीं करा तो आपको क्यों फंसाया गया इसके अंदर। मैंने बताया ना, दोनों रीजंस बता दिए। पुलिस ने बस स्केपगोट बनाया आपको कि भाई बलि का बकरा ये है, भाई इसको। पुलिस को तो अपना केस सॉल्व करना है। पुलिस ने जो दूसरे जो कारण हो सकते थे उस पर मेरे ख्याल में ठीक से विचार नहीं किया। अच्छा। हो सकता है उसमें इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा समय लगता, या फिर जो भी रीज़न रहे हों, हो सकता है प्रेशर रहा हो, मतलब मुझे नहीं कुछ मालूम। बट आपको ही। हाँ, बट क्या है कि अब हम पे वो थोपा गया तो हमने जो है उसको झेला। हाँ हाँ। और ये तो आप क्या है कि मतलब अभी ईश्वर आपको ऐसे दिन ना दिखाए जिन्होंने पुलिस रिमांड झेला है, ठीक है ना। तो ये आप उनसे क्वेश्चन अगर करेंगे कि भाई आपने क्यों स्वीकार कर लिया, तो ये तो कोई, अगर आप मतलब रिमांड पे, ये तो आप कह रहे हैं कि ये स्वीकार कर लिया, शायद अगर आप रिमांड पे कोई होगा व्यक्ति कुछ भी कर लेगा तो वो स्वीकार। कहेगा कि जी महात्मा गांधी जी को भी आप ही ने मारा, तो वो कहेगा हाँ जी मैंने ही मारा, तो क्या मैं ही हूँ नाथूराम गॉडसे। आपके साथ टॉर्चर हुआ? वो तो देखिए, जब आप, ये तो बड़ी कॉमन बात है। टॉर्चर हुआ? हाँ, ये तो बड़ी कॉमन बात है। क्या किया? मतलब मारते हैं, वो पीटते हैं? हाँ, टॉर्चर का मतलब क्या होता है? धमकाते हैं? देखिए, टॉर्चर कई तरह के होते हैं ना। टॉर्चर जो है मतलब फिजिकल भी होगा, मेंटली भी होगा। इसके बाद नेक्स्ट फेज पे आते हैं। आपको तिहाड़ जेल में डाला गया, आप बाकी इनमेट्स के साथ थे। जेल का आप एक्सपीरियंस बता रहे थे, बहुत ही क्या आपने कहा, दुनिया का सबसे सबसे मनहूस जगह है। आर्थिक, स्वास्थ्यिक, मानसिक, हाँ, हर तरीके का वहाँ पर टॉर्चर झेलना पड़ता है आदमी को। हाँ। कैसा होता है वहाँ एग्जैक्टली? क्या होता है जब आप जेल में जाते हैं? देखिए, जेल में नॉर्मली तो क्या है कि अगर आप मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है तो फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो मेनली क्या है कि जेल में 4 कैटेगरी के 4 टाइप्स ऑफ माइंड के पीपल हैं। ओके। तो उसमें जैसे एक व्यक्ति तो है कि वो मतलब दुर्घटनावश, भाग्यवश जेल में आ गया, विक्टिम है। विक्टिम है। मतलब वो तो फिर वहाँ पे तो कल्प्रिट ही है भाई, वो तो एक्यूज्ड ही है अंदर तो। हाँ, बट वो मेंटली विक्टिम है, ठीक है है ना। ठीक है। तो अब क्या है कि वो आदमी तो देखो बड़ा परेशान रहेगा, है ना। वो आदमी याद करता रहेगा, मान लो एक्सीडेंटली हो गया कुछ, है ना, जिसको गैर इरादतन बोलते हैं। मान लो आपकी गाड़ी से टक्कर लग गई, या आपने किसी को धक्का दिया, मर गया बंदा, है ना। एक तो विक्टिम कैटेगरी हो गई जो मतलब मानसिक तरीके से बिल्कुल ही क्रश्ड हो चुका है, मतलब टूट गया है वो। हाँ, दूसरा होता है जो बिल्कुल प्रोफेशनल हार्डकोर क्रिमिनल। हाँ, वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़े से बड़ा भी हो सकता है ना। ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है कि वो चोरी करता हो, वो चेन स्नैचिंग करता हो। कुल मिला के जिसकी मानसिकता ये है कि मेरे को क्राइम पैसे कमाने के लिए करना है, ये जो वैरायटी है, ये ही ट्रबल मेकर है एक्चुअली। सोसाइटी के लिए भी, भाई सोसाइटी के लिए जो प्रॉब्लम क्रिएटर हैं वो तो यही है ना। ठीक है। पुलिस बनाई भी इन्हीं के लिए गई है ना। प्रॉपर क्रिमिनल है। हाँ, तो ये जेल में भी परेशान करते हैं, जेल वालों को भी करते हैं, बाहर सोसाइटी को भी करते हैं। अंदर क्या करते हैं ये लोग? नहीं, तो ये क्या है, ये होते हैं कॉमर्शियल मेंटेलिटी के पर व्यक्ति ना। ठीक है। ये लोग क्राइम क्यों करते हैं? अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए,
कि भाई हम किसी से पैसे छीनेंगे, चोरी करेंगे, डाकू डकैती मारेंगे और इससे अपने लाइफ को अपग्रेड करेंगे, मकसद ये होता है। तो अच्छा खाना है इनको, अच्छी हर चीज़, बढ़िया जूते पहनने हैं, बढ़िया शर्ट पहननी है। तो अब जेल के अंदर जब ये बंदिश में आ गए तो या तो ये तिगड़मबाजी करेंगे कि भाई अंदर से गैंग हमारा चलता रहे और हम आर्थिक रूप से हमें पैसे अंदर आते रहें। अगर उस लेवल का वो उसका ग्रुप नहीं है या वो व्यक्ति नहीं है तो फिर वो आके बंद हो जाता है। तो फिर वो जेल में तिगड़मबाजी शुरू कर देता है कि भाई किसी तरीके से मैं यहाँ पर कुछ अर्न कर सकूं, या फिर जो है हर समय मतलब वो। तो जेल में अर्न करने के क्या जरिए हैं, बिजनेस मॉडल क्या रहेगा उसका? अगर देखिए वो जेल में अर्न करने के मुख्य रूप से तो एक तो ये जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू ये सब की स्मगलिंग वगैरह करते हैं। स्मगलिंग, हाँ, और आपको बता दूं मैं, कई लोग इससे लाखों रुपए कमाते हैं जेल में। अच्छा। लाखों रुपए, हाँ। अरे भाई एक बंदा तो ऐसा था कि उसने जेल में रहने के दौरान ही बाहर जो है एकदम बढ़िया घर गाड़ी, हाँ, सब चीज़ उसने अपने घर वालों को जो है दिला दी थी। हाँ, बहुत उसने काफ़ी अच्छा पैसे अंदर उसने नहीं, मतलब कई लोग ठीक ठाक कमा लेते हैं, कुछ लोग अपना सिर्फ परिवार चला लेते हैं, जैसे अंदर से कमा के बाहर वो पैसे भेजते अंदर सिगरेट के डब्बे की क्या कीमत है? बाहर 300 रुपए के आसपास होती है। हैं। हाँ, तो बस तो एक सिगरेट आपको फिर 300 में मिल जाएगी। 10 गुना। हाँ, 10 10 जो भी अगर है। उसमें 10 हैं तो ज़्यादा जैसे ही- एक ज़्यादा बीड़ी ही का हो जो गया। बंडल है, हाँ, हाँ। तो मुझे पता नहीं है कि एक बीड़ी कितने की आती है, मतलब बंडल, मतलब एक बीड़ी जितने की मिलेगी उतने रुपए का बाहर पूरा बंडल मिलेगा। तो ये रेशो आप मान लीजिए, अगर 20 रुपए का बंडल आता है तो 20 रुपए की 50 रुपए की, 40 रुपए की, 50 रुपए की ये मिलेगी। मेरा तो 300 रुपए की। सजेशन है, हाँ हाँ, बताइए। मेरा तो ये सजेशन है, हाँ। अगर मैं मेरे से जेल विभाग जो है ये सलाह मांगे, तिहाड़ जेल सलाह मांगे, वैसे तो मैं ऑथराइज नहीं हूँ सलाह देने के लिए, बट जो मैंने महसूस किया, बिना किसी देरी के जेल के अंदर जो बीड़ी है और सिगरेट है और जो तम्बाकू है, मतलब ये जो पान पराग वगैरह जो ये खाते हैं, इसको तो बिल्कुल एकदम से खोल देना चाहिए, अलाउ भाई, कर देना हाँ, अलाउड कर देना चाहिए लीगली। क्योंकि इसको जो बंद किया था वो किरण बेदी मैडम ने किया था, और बंद किस लिए किया था, उसके 2-3 रीज़न थे कि भाई कोई ऐसे ही जैसे ये तम्बाकू वगैरह खाता था और दीवारों पे थूक देता था, और बीड़ी सिगरेट का धुआं, हर समय गंदगी और धुआं रहता था, तो ये रीज़न था और कोई रीज़न नहीं था। अगर जैसे कि इसमें एक सुधार करें और इसको ओपन कर दें, क्या सुधार करें कि आप हर जेल में एक स्मोकिंग एरिया बना दीजिए। भाई आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या किसी भी बड़े संस्थान में जाते हैं तो हर संस्थान में एक स्मोकिंग जोन होता है, तो आप भी तिहाड़ की हर जेल में एक एरिया स्मोकिंग जोन के रूप में बना दीजिए। वहाँ पर जो है बीड़ी सिगरेट प्रोवाइड कराइए जिसको पीना है, जैसे नहीं, बट वो खरीदने के लिए पैसे अलाउड होते हैं कैदियों को? हाँ, वो वहाँ पे कार्ड सिस्टम है अभी। हाँ। और मेरे सामने पहले कूपन चलते थे, वो कूपन जेल की करेंसी अच्छा। है ना, जैसे मान लीजिए आपके 10-10 रुपए के कूपन होते थे और 50 रुपए के भी होते थे, तो वो 50 रुपए हैं, मतलब, है ना, तो उससे आप सेल परचेज कर सकते हैं, मतलब चीज़ें खरीद सकते अच्छा, हैं। तो मैं एक बारी जेल रिफॉर्म्स वाले अब जैसे एटीएम कार्ड चलता है आपका, ऐसे ही कार्ड है। समझ गया। कूपन तो है, मैं एक्चुअल करेंसी। इसमें और थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं जिससे लोग ये ना सोचे भाई शेर सिंह ये बोल रहा है कि इसको ओपन कर दो। बताइए। मैं इसमें 2-3 रीज़न और बता दूं। ठीक है। देखिए क्या है कि अभी भी जेल विभाग उसको रोक तो पा नहीं रहा है। ना रोकने के कारण वहाँ पे 3 बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो जेल के अंदर जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं उसके पीछे 90% रीज़न ये होता है, बीड़ी सिगरेट, नशा और स्मगलिंग, ये इसका रीज़न होता है। तो अगर ओपन हो जाएगा तो ये झगड़े बंद हो जाएंगे, तो जेल का सबसे बड़ी 90% प्रॉब्लम तो लड़ाई झगड़े की ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, जेल में लोगों को टीबी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो लोग नकली बीड़ियाँ बनाते हैं और कागज़ पर लपेट कर, मतलब कागज़ के अंदर डाल के, जिसकी वजह से वो लोगों को ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो फिल्टर नहीं होती वो, तो वो नुकसान करती हैं लोगों को। हर साल कई लोगों को टीबी हो जाती है, तो वो उससे भी बचेंगे। तीसरी जो बात है कि जो लोग जेल से पैसे कमा रहे हैं और जो लोग हैबिचुअल हो चुके हैं,
या जो जेल स्टाफ जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, स्मगलिंग कर रहा है मिलकर उनके साथ, तो वो लोग भी, उनका भी धंधा ये बंद हो जाएगा। तो इसके फ़ायदे अनेक हैं। और जो इसके नुकसान थे कि भाई वो कहीं भी थूक देगा या कहीं पर बीड़ी वीड़ी पिएगा तो साइड वाले को प्रॉब्लम होएगी। तो बड़ा इजी है कि भाई आप जो है उसका एक जगह बना दो, और उसी जगह के अलावा अगर कहीं दूसरी जगह पे कोई पीता हुआ मिलता है तो उसके साथ वही जो है उसकी पनिशमेंट चढ़ाओ आप, है ना। तो ये बहुत ही इजी है और बहुत ज़रूरी है ये जेल के लिए कि आप एक जोन बना के वहाँ पर उनको अलाउड कर दें। ठीक है, तो हम थे जेल में किस किस टाइप के लोग होते हैं? आपने कहा एक तो विक्टिम होता है, एक होता है हार्डकोर क्रिमिनल। जी, हार्डकोर क्रिमिनल ट्रबल मेकर हार्डकोर है। क्रिमिनल इन द सेंस जो कमर्शियल मेंटेलिटी से काम करता है। कौन मैन, मतलब ठीक है। हाँ, और तीसरा होता है, तीसरा आप मान लीजिए जैसे मिशन वाला व्यक्ति है ना, जैसे जो टेररिस्ट हैं। भाई टेररिस्ट जो हैं वो एक विचारधारा वाले लोग हैं, जैसे कि कश्मीरी मूवमेंट है Fanatic या है। नक्सलाइट मूवमेंट है, या कोई नॉर्थ ईस्ट का मूवमेंट से जुड़ा हुआ बंदा है, या फिर मतलब जो किसी विचारधारा से रिलेटेड पर्सन्स हैं। तो इन लोगों का जेल काटने का जो तरीका होता है, ये जो मूवमेंट वाले लोग हैं ये बहुत पीसफुली जेल काटते हैं। जेल वालों से आप पूछेंगे, जैसे मान लीजिए 8 जेल है तो हाई सिक्योरिटी वार्ड में लोगों के ट्रांसफ़र होते हैं। तो जब ट्रांसफ़र होता है, मान लीजिए हर महीने हो रहा है या 3 महीने में हो रहा है, तो नाम छाटे जाते हैं कि भाई आप सुपरिटेंडेंट हो, आप भी हो, आप भी हो। तो वो कहेंगे भाई इसमें से 30 लोगों को आप रखना है, 25 लोगों को आपने, 40 लोगों को आप में। तो आप यकीन करिए कि हर सुपरिटेंडेंट की जो इच्छा होती है कि मेरे को जो 25 लोग मिले, तो वो कहेंगे जी सारे टेररिस्ट मेरे को दे दो। शांत इनमेट्स अच्छे, वो उनको शांत मालूम है कि भाई ये जो है कोई गड़बड़बाजी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, है ना। और जिसको लेने के लिए हर एक आदमी अस्वीकार करेगा और सोचेगा यार ये मुसीबत ना मुझे मिल जाए, तो वो होंगे सब कॉमर्शियल क्राइम करने वाले लोग। क्योंकि वो क्या है, अंदर से फिर मोबाइल भी चलाएंगे, उनको अपना गैंग चलाना है उन्होंने जो है। और वो लोग हर समय इस मेंटलिटी के साथ जीते हैं कि हमें हर पल मज़ा लेना है। तो वो मज़ा लेने के लिए उनको टांग दबाने वाला बंदा भी चाहिए, उनको जो है तड़का भी लगाना है। मतलब जितने भी जेल में जो काम जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं वो सब काम वो करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो सोचते हैं भाई हम हैं ही इस लाइन में हैं, तो हम हैं ही इसलिए कि हमें तो भाई मज़ा लेने का हर समय प्रयास करता है। अच्छा, चौथा टाइप ये है कि भाई कोई उद्देश्य होता है उसका। मान लीजिए किसी के फैमिली मेम्बर को किसी ने मार दिया, अब उसने बदले की भावना से उसको मार दिया, तो उसका रिवेंज पूरा हो गया। उसका रिवेंज पूरा हो गया तो उसका मकसद है कि भाई जो टाइम अब तेरा जेल का लिखा है उसको पूरा कर, बाहर जा। तो ये लोग भी ट्रबल मेकर नहीं होते हैं। तो ट्रबल मेकर जो है इसमें जो सोसाइटी के लिए भी, क्योंकि देखिए मान लीजिए किसी का कोई मिशन है, अगर टेररिस्ट को आपने सुधारना है तो देखो वो तो तभी सुधरेगा जब उसका जो विचारधारा है अगर वो या तो फुलफिल हो जाएगी या तो बिल्कुल क्रश्ड हो जाएगी, वो तो तभी सुधरेगा। और जो इससे नीचे वाला है, जो एक मतलब उसके फैमिली को कोई प्रॉब्लम हुई, उसने उसका बदला ले लिया, तो बस उसको आप चाहे अगले दिन छोड़ दो। वो तो खैर मान ही चुका है कि मैंने किया है। हाँ, उसको पता है कि उसने काटनी है। तो ये जो 4 वैरायटीज हैं, जी जी आप कौन सी कैटेगरी में फॉलो करते थे? आपको कैसे देखा जाता था उस टाइम? भाई, हम तो अगर मैं अपने आप को रखूं तो मैं तो विक्टिम हूँ। अब विक्टिम हूँ, विक्टिम भी शुरू में थोड़ा परेशान होगा, क्योंकि वो उसके मन में ये भावना रहेगी यार तू कहाँ आ गया जेल में। और लेकिन एक समय आएगा, चाहे कोई भी हो इस कैटेगरी का, एक समय आएगा जब वो एडजस्ट कर लेगा अपना माइंड को। तो जब वो मेंटली अपने आप को प्रिपेयर्ड कर लेगा उस चीज़ के लिए, तो ना तो वो जेल के लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ना वो सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और वो उसको एक्सेप्ट करके ये विचार करता रहेगा भाई अब मैं किसी भी तरीके से कानूनी रूप से अपने आप को जेल से बाहर निकालूं। ठीक है, हमने सुना है जेल में वीआईपी कल्चर होता है जी जेल में स्मगलिंग होती है, तो हमने सुना ही है। जी जी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल, वीआईपी कल्चर सच है? एसी रूम्स, टीवी, ये सब कुछ जो सुविधाएं हैं ये भी मिल जाती हैं क्या? अगर हम तिहाड़ की बात करें तो तिहाड़ में जो वीआईपी कल्चर है उसकी एक लिमिट है।
उस लिमिट से ज़्यादा सहूलियत जो है वो चाहे आप कोई भी व्यक्ति हैं आपको नहीं मिलेगी। क्या लिमिट है वो, कितने हद तक हो जाएगा? बस आप समझ लीजिए, देखिए जैसे एसी वगैरह आप बता रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। नहीं है। हाँ, मैंने वहाँ पर मैं बाय नेम आपको बता देता हूँ, क्योंकि उससे बड़े आदमी तो मेरे सामने सहारा साहब थे, सुब्रत राय सहारा जी, ठीक है जी। 2G स्कैम में कनिमोझी थी और ए राजा थे। मधु कोड़ा? नहीं, ए राजा ए जो राजा, केंद्रीय हाँ, संचार मंत्री थे, हाँ, हाँ। और रिलायंस के बड़े ऑफिसर्स थे, तो वो लोग भी वहाँ पर थे। इसके अलावा आप मैं मतलब उनका बता रहा हूँ जो बहुत सक्षम लोग थे, है ना। इसके अलावा एक IPS थे रविकांत शर्मा जी, है ना, और भी कई इस तरह के लोग थे। कैसे रहते थे ये लोग? तो ये लोग क्या है कि देखो, ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत क्या मिलती है, पूरी तिहाड़ जेल में एक VIP वार्ड है ना, जिसको उनके आपसी भाषा में, जेल ऑफिशियल्स के आपसी भाषा में VIP वार्ड बोलते हैं। वो है जेल नंबर 1 में एक, उस समय वो 9 नंबर वार्ड था, तो उसमें क्या था, वो एक अलग वार्ड है, उसमें 5-6 सेल हैं, ठीक है जी। तो क्या है कि अगर आपको 2 तरीके से जेल में रखा जाता है किसी को भी, या तो सेल के अंदर या तो बैरिक के अंदर। तो बैरिक में क्या होता है कि बैरिक एक बड़ा एक स्क्वायर टाइप का बिल्ड वो होता है, मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं उसमें। हाँ, उसमें जैसे एक बारी में 80 लोग, 70 लोग, 100 लोग, मान लीजिए डेंसिटी ज़्यादा हो रही है लोगों की तो फिर ज़्यादा भर देंगे उसके अंदर, है ना। और सेल के अंदर जो है, अच्छा एक वार्ड में मान लीजिए 4 बैरिक हैं और 10 सेल हैं, तो अगर इन 10 सेल में किसी को रहना है तो इसमें जो है वो पैसे चलेंगे। फिर वो जेल ऑफिस, क्योंकि उसमें क्या अलग है, कमरा मिल जाता हाँ भाई, वो एक तरीके से रूम है, उसमें अटैच बाथरूम है अलग से। हाँ, उसी के अंदर होता है। क्या होता है कि 8 बाय 8 का कमरा होता है और उसी के साथ ही वो अटैच होता है। वो एक बाहर होता है उसका हिस्सा, एक अंदर होता है ना। तो जो थोड़ा सा प्रभावशाली व्यक्ति है या कोई पैसे खर्च करने के लिए तैयार है तो उन लोगों को वो मिल जाता है। कितना खर्चे में सेल मिलेगा किसी को? ये एक्चुअली ये डिपेंड करता है ना। ये मान लीजिए, अच्छा फिर जो मैंने जो VIP वार्ड वो बताया, अब आप मान लीजिए बिल्कुल ही सर्वोच्च टॉप के ही बिल्कुल हैं, हाँ। तो क्या है कि जैसे वो वार्ड ही अलग है, अच्छा। तो उसमें वार्ड में क्या है, उसी कैटेगरी के लोगों को रख देंगे। भाई मान लीजिए सहारा साहब को रख दिया, वो जो IG साहब थे उनको रख दिया, है ना, और भी उसी कैटेगरी के। तो एक सेल में वो अकेले हैं आपके बगल में, मतलब जैसे 5 स्टार होटल होता है ना, वहाँ चाय 500 की मिलेगी, दूसरी जगह 5 रुपए की मिलेगी। तो चाय भले ही वो हो, लेकिन एक जो सोसाइटी है या जो आपके नेबर्स हैं वो उसी स्टैंडर्ड के हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि वो माँ की बहन की गालियों से सुबह की शुरुआत हो। तो वो आपके अगल बगल में उस टाइप के लोग रहेंगे। थोड़ी जेंट्री ठीक हो जाती है। हाँ, तो वो आपस में, अच्छा वहाँ अंदर जैसे बैडमिंटन कोर्ट वगैरह भी है। अच्छा। हाँ, मतलब ये ऐसा नहीं है उन्हीं के में है, जो दूसरे ऑर्डिनरी वार्ड हैं उसमें भी लोग बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, थोड़ा क्रिकेट भी खेल लेते हैं। अगर बड़ा वार्ड है, स्पेस है उसमें, तो बैडमिंटन वगैरह और क्रिकेट, वॉलीबॉल, ये सब चीज़ लोग खेलते हैं। देखिए, ये कोई जेल के अंदर कोई बहुत ज़्यादा इसको आप लग्जूरियस वो मत मानिए। भाई जेल वालों का या एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कर्तव्य है कि जो लोग उनको रखने के लिए जज साहब ने दिए हैं, क्योंकि जज के ही ऑर्डर पे वो लोग जेल के अंदर हैं, तो उनको मानसिक रूप से, फिजिकल रूप से उनको सब लोगों को ठीक रखना है। वरना अगर मान लीजिए वो इस तरह की चीज़ें नहीं प्रोवाइड कराएंगे, भाई पूरे दिन खाली है आदमी, तो वो जो खाली दिमाग शैतान का दिमाग है, तो वो गलत जगह पे लगाएगा। तो उसको लगाएगा भाई ठीक है खेल लो, लोग लूडो खेलते हैं, कैरम बोर्ड खेलते हैं, है ना, तो उनको टाइम पास कराना है लोगों का, जिससे कि वो अपनी एनर्जी को नेगेटिव ना यूज़ करें। कितने इंडिविजुअल्स जेल एडमिनिस्ट्रेशन में करप्ट हैं और इसके स्मगलिंग के थ्रू और गलत जरियों के थ्रू अपने पैसे कमाते हैं? जी, देखिए ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल के ऊपर। कोई एक्सट्रीम तक जाकर जो है स्मगलिंग में भी शामिल हो जाते हैं। कुछ लोग जो मतलब इजीली जो कमा पाएँ, मतलब वो कोई बहुत ज़्यादा गलत काम नहीं करेंगे, बट वो सुविधा देने के नाम पर एक्सपोज ना हो जाए, मतलब थोड़ा सा बेसिक लेवल का भाई करप्शन। एक है, देखिए एक है कि व्यक्ति लाके मोबाइल ही दे दिया
तो वो तो बिल्कुल ही जो है वो तो स्मगलिंग उसने शुरू कर दिया, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू ला के दे रहा है। और दूसरा बंदा ये कह रहा है कि भाई ठीक है आपको सेल चाहिए और आप एक ऑथराइज पर्सन है देने के लिए, आपके सिग्नेचर चलेंगे, तो आपने कहा कि ठीक है हम सेल दे देंगे, 50,000 रुपये दो भाई, आपको सुविधा चाहिए तो दे दो, है ना। या तो आपको मान लीजिए आपने कहा जी मेरा तो आज मन है कि मैं तो शाही पनीर खाऊंगा, तो वो कहेगा ठीक है खिला देंगे भाई, ला इतने पैसे दे दे। प्रॉपर ब्राइबरी है। हाँ, तो ये तो हो गया कि आपको सहूलियत दे के उसने अपनी सुविधा शुल्क ले लिया। और दूसरा है कि उसने आपको जो बिल्कुल ही एक्सट्रीम जो गलत है उसको करने के लिए भी वो लोग तैयार हो गया, है ना। तो और तीसरा है कि भाई कुछ ऐसे भी हैं जो अपना तनख्वाह पे जो हैं चल रहे हैं। ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। तो अगर कोई ऑफिसर पता है कि करप्ट है, चाहे करप्शन जो भी जितनी भी, चाहे पनीर वाली हो या सेलफोन वाली हो, सबको पता चल जाता है इनमेट्स में कि ये है। हाँ, ये तो देखो जेल के अंदर करीब करीब खुल्लम खुल्ला मामला चलता है, ऐसे नहीं है कि भाई दुबा छुपा मामला चलता है। सबको पता है। देखो जो आपको सुविधा के अनुसार जो चीज़ें चाहिए वो तो एकदम खुल के चलेंगी, क्योंकि वो तो आपको सभी को पता है कि भाई सेल के अंदर कौन लोग हैं। अगर खुल के चलेंगे तो फिर जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो बढ़ते हैं इन ऑफिसर्स के उसमें, कि एक बंदा लेके बैठा है सारे के सारे कि भी मैं लूँगा। नहीं, देखो क्या है, वो तो रैंक के अकॉर्डिंगली सबको मिलेंगे। अब आते हैं शेर सिंह जी आपके एस्केप पे। जी 2 साल आप तिहाड़ रहे, आपने एस्केप कर दिया, आप वहाँ से निकल आए, और निकलने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प था आपका। तो कैसे एग्जैक्टली कैसे हुआ? देखिए, जिस दिन मेरी एस्केपिंग हुई 17 फेब ये 2004, ठीक है ना, ये डेट थी। तो मेरी कोर्ट की डेट थी उस दिन, मतलब सुनवाई थी मेरी। ठीक है। तो सुनवाई का तरीका वहाँ पे सिंपल है। अगर आपको दिल्ली में ही, दिल्ली की कोर्ट में ही पेश करना है तो सुबह जो है 6 बजे से पुलिस वाले आने लगते हैं। जिन जिन के ऊपर उनकी ड्यूटी होती है, जिन जिन एक्यूज के ऊपर, उन लोगों को कोर्ट में पेश करने के लिए वो लोग ले जाने के लिए आ जाते हैं। ठीक है। और जिनकी बाहर की डेट होती है, दिल्ली से बाहर का कोई मान लीजिए किसी को तारीख पर लेके जाना है डेट्स पर, तो उसके 2 तरीके हैं। या तो सुबह ही आएंगे 6 बजे के बाद, और या फिर जो है वो शाम को ले जा लेंगे 6 बजे से पहले, और अगले दिन पेशी करेंगे। हाँ, और अगले दिन पेश करेंगे, क्योंकि उनको ले जाने का अलग अलग माध्यम है। जैसे मान लीजिए किसी को मुंबई जाना है, मुंबई की कोर्ट में पेश करना है। अब उनको पता है कि भाई दिल्ली से बाय ट्रेन अगर हम जाएंगे तो 1.5 दिन लगेगा, तो उसी के अकॉर्डिंगली उनके वारंट बनेंगे, है ना, कि भाई हम 11 बजे ट्रेन में बैठेंगे तो नेक्स्ट डे जिस दिन कोर्ट डेट है उस दिन हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, उस तो उसके अकॉर्डिंगली उसको बाहर निकाल के लेके जाएंगे। ठीक है। तो मेरी भी कोर्ट डेट थी, तो सुबह 6 बजे मेरे को लेके जाते थे। आपकी दिल्ली में ही थी? नहीं, मेरी बाहर थी। अच्छा। बट मुझे वो अपनी जो उनकी वैन होती है, पुलिस वैन जिसको बोलते हैं, हाँ। तो क्योंकि मुझे हरिद्वार लेकर जाते थे, हाँ। तो दिल्ली से हरिद्वार जाने का अप्रॉक्सीमेटली 4 घंटा लगता है। तो वो मेरे को जो अपनी पुलिस वैन थी उससे लेके जाते थे। तो सुबह वो लोग आते थे करीब 6:30 से 6:45 के बीच में। तो ये चीज़ क्योंकि लंबे समय से हो रही थी तो मैंने इसको नोटिस कर लिया था। तो जो मेरे जो साथी थे जो कि पुलिस की यूनिफॉर्म में आने वाले थे मुझे ले जाने के लिए, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप आ जाना 6:30 बजे, क्योंकि मेरे को आइडिया था कि भाई वो लोग 6:45 के आसपास आते हैं तो 10 मिनट में हम अपना पेपर वर्क पूरा कर लेंगे। तो क्या हुआ कि मैं वहाँ पे करीब 6:20 के आसपास डीओडी में आ गया। तो मैं वेट करने लगा उनका। तो 6:30 हो गए जो मैंने टाइम उनको दिया था, अब नहीं आए वो। फिर 6:35 हुआ, 6:40 हुआ, नहीं आए। तो जब नहीं आए तो पहले तो मैं भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि भाई जल्दी से भेजो, जल्दी से भेजो। तो आपकी प्लानिंग थी कि कोई पुलिस की वर्दी में आएगा जी इम्पर्सनेट करके जी, और आपकी क्योंकि डेट है इसलिए कोई शक नहीं करेगा और आपको निकाल ले जाएगा। हाँ ठीक है। हाँ। और तो आपने अपने दोस्त को पहले से मैसेज दे के सेट कर रखा था? हाँ, कि भाई वो लोग पुलिस के यूनिफॉर्म में आएंगे। तो वो आया 6:50 के आसपास शायद, या 6:45 जब एक्चुअल पुलिस वाले आने वाले थे?
हाँ क्या, हाँ उसी समय आया। तो पहले तो मैं ये प्रार्थना कर रहा था जल्दी आए जल्दी आए। हाँ। फिर मैं प्रार्थना करने लगा जब 6:40 के आसपास हो गया कि भगवान आज मत भेजना, भेजो मत अभी, क्योंकि असली वाले आ जाते तो फिर तो हम वो पकड़ हो जाते और फिर पॉसिबल नहीं था इन फ्यूचर। राइट। तो मैंने सोचा यार भले ही आज काम ना हो, आगे कर लेंगे, लेकिन अब ना आए तो अच्छा है। बट वो फिर आ गए। 6:50 पे। हाँ 6:50 या 45 हो रहे थे, तो जब वो आ गए तो फिर अब आ गए तो हम पीछे तो हट नहीं सकते थे। तो फिर फटाफट जो है पेपर वर्क कंप्लीट किए। पेपर वर्क कंप्लीट करके हम लोग वहाँ से, वो लोग मेरे को लेकर चले गए। कितने लोग थे जो आए थे आपको लेने? भाई अकॉर्डिंग टू पुलिस चार्जशीट अगर हम बात करते हैं तो उन लोगों ने 4 लोग बताए इसमें, कि 4 लोग थे, एक अंदर आया और 3 बाहर थे। तो पुलिस की वर्दी में? पुलिस की वर्दी में। तो वो लोग लेकर गए, उसके करीब 15-20 मिनट के बाद असली वाले आए। हाँ। अच्छा मैं तो चला गया, तो उसके बाद क्या हुआ उस समय तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब मैं करीब 2.5 साल के बाद दोबारा से आया तो उस दिन एक दिन मेरे को वो इंस्पेक्टर मिल गए जिनकी उस दिन ड्यूटी थी मुझे ले जाने के लिए। तो वो मुझसे बोले कि भाई शेर सिंह, उस दिन मेरी ड्यूटी थी जिस दिन तुम एस्केप हुए थे। मैंने कहा अच्छा सर। तो कहने लगे कि यार तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। मैंने कहा कैसे सर? कहने लगे कि हम जो है करीब 6:30 पौने 7 बजे आ जाते हैं वहाँ पे, बट हमारी जो पुलिस वैन थी ना वो पंचर होगी। तो पंचर कराई थी क्या? तो मैंने कहा पंचर कराई नहीं थी सर। आपसे? तो मतलब वो पंचर होगी तो वो क्या हुआ कि वो टायर, वही जो टाइम चाहिए था आपको उतना हाँ मिल गया। टायर चेंज करने के लिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये मेरा भाग्य था और ये डेस्टिनी होती है, ईश्वर ने मेरे को बाहर निकलवाना था। अगर उनकी गाड़ी पंचर ना होती तो बट सक्सेस भी प्लानिंग ना भी तो मिलती। आपकी थी, इतनी आपने इतनी सॉलिड प्लानिंग भी तो करी, 4 पुलिस वालों को बुलाया और उन लोगों को भी कुछ तो आपको देना पड़ा होगा कि वो पुलिस को इम्पर्सनेट कर रहे हैं, क्योंकि इम्पर्सनेशन ऑफ पुलिस ऑल्सो इज अ क्राइम। देखो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। आप कोई भी प्लानिंग कर लीजिए किसी भी चीज़ में, और आप बिजनेस करेंगे, आप नौकरी करेंगे, आप कोई क्राइम कर रहे हैं, कोई भी काम कर लीजिए, तो जो आप प्लानिंग करेंगे ना वो कभी भी 100% वैसा नहीं होता। ठीक बात तो है। सक्सेस किसको मिलती है? सक्सेस किस व्यक्ति को मिलेगी? जो भी आप प्लानिंग करेंगे, ज़्यादा जब आप बड़े भाग्यवान होंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 70-80% वैसा हो जाता है जो आपने प्लानिंग बनाई है। ठीक बात है, बाकी लक पे है। 20% उसमें कुछ अलग होना है। तो जो उस 20% को, उस सिचुएशन को हैंडल कर लेता है, संभाल लेता है उस समय, तो वो सक्सेस हो जाता है। जो उसको नहीं संभाल पाता है वो अनसक्सेस नहीं हो नहीं, जाता बट है। ये जो 4 ये हर ये चीज़ जो में 4 है। बंदे आए थे आपको लेने जी, पुलिस की जी। वाली, ये तो वो 80% है ना जो प्लान्ड था। हाँ कि आना है भाई। अब किसी कोई अगर ऐसे कर रहा है, इतना बड़ा पंगा ले रहा है कोई, जी, इतना जी, डेयरिंग एस्केप हाँ, कर रहा है, जी, तो कुछ तो इंटरेस्ट रहा होगा आपका, या बहुत ही ज़्यादा कोई क्लोज होगा। हाँ क्लोज ही थे। हाँ। वो लोग क्लोज थे। एक तो मेरा उसमें जो केस लगा है, मतलब वो वहाँ नहीं था बट उसके ऊपर लगाया केस पुलिस ने। तो वो तो एक मेरा तो रियल ब्रदर ही है। ओके। और 3 लोग अलग थे। तो उन्होंने तो जो उनकी सज़ा बनती थी, काटी वो? हाँ वो उन्होंने स्पेंड करी पूरी जेल में। और फिर करीब 3.5 साल जेल में रहे वो लोग। और बस उन्होंने सिर्फ आपकी हेल्प करने के लिए किया कि उनको कुछ और आर्थिक वो मिली? नहीं नहीं, उन्होंने तो कोई आर्थिक वो नहीं है। कोई वो था। चलो फिर आप बाहर आ गए, और मैंने पढ़ा कहीं कि बाहर कुछ नहीं, ऐसा कोई वैन वैन नहीं, आप ऑटो रिक्शा में बैठ के चल दिए, ये पढ़ा मैंने एक आर्टिकल में। हाँ लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ कुछ तो था वहाँ पे, और पहले वही चीज़ यूज़ हुई है, फिर उसके बाद TSR यूज़ हुआ, जिससे जब हम मतलब जैसे कि बाहर जाने के बाद सबसे पहले मैंने उनको अपने से अलग किया, है ना। तो मेरे साथ एक ही बंदा रहा, फिर उन लोगों को अलग कर दिया। फिर थोड़ी दूरी के बाद जाने के, मतलब मैं सबसे पहले दिल्ली से गाजियाबाद आ गया। ओके। तो फिर गाजियाबाद आने के बाद मैंने वो जो मेरे साथ था उसको भी मैंने अलग कर दिया। तो फिर मैं अकेला हो गया बिल्कुल, और मैं सीधा फिर वहाँ से गया सबसे पहले मुरादाबाद। बट पैसे वैसे कुछ चाहिए होंगे आने जाने के लिए और वगैरह? हाँ पैसे जो है थोड़े से पैसे। सेल फोन? नहीं सेल फोन तो उस समय चलते नहीं थे उतने ज़्यादा, मतलब स्टार्टिंग हुई थी सेल फोन की तब। हाँ तो बेसिक पैसे की आप ट्रैवल का अफोर्ड कर पाए? हाँ बट पैसे जो है वो लेकर आए थे उतने पैसे,
करीब 20-25 हज़ार रुपये थे, 25 हज़ार रुपये थे जो कि मैंने उनको दिलवाए हुए थे। तो वो उसने मेरे को उस समय दे दिए। तो शुरू के कुछ दिन कह लीजिए 2-4 दिन के लिए मेरे पास था। फिर जो सबसे पहले मेरे को जो हेल्प करी वो मेरे घर के लोगों ने करी पैसों से। क्या हुआ कि जब मैं बाहर आ गया तो मैंने कॉल किया अपने घर पर, अच्छा। और फ़ोन उठाया मेरी माताजी ने। तो मैंने उनको कहा कि उन्होंने सोचा कि भाई ये कोर्ट डेट पे आ रहा है और कहीं पुलिस वाले इससे फ़ोन करा रहे होंगे, खाना वगैरह लाना है, क्या लाना है। क्योंकि जब कोर्ट डेट पे जाते थे तो खाना वगैरह घर का हम लोग खा लेते थे। तो उन्होंने कहा हाँ भाई बताओ। तो मैंने कहा कि मैं ना जेल से एस्केप हो गया। तो वो तो शॉक्ड हो गई और परेशान भी हो गई कि भाई ये तो अच्छा काम नहीं किया। तो फिर मैंने उनको कहा देखो अब तो मैं जेल से बाहर निकल गया हूँ। आप उस टाइम मुरादाबाद थे या हाँ। गाजियाबाद जो भी? हाँ। तो मैंने कहा अब तो मैं बाहर निकल गया हूँ और मेरे को अब पैसों की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अब पैसे किस किस लिए चाहिए। तो मैंने कहा मेरे को अफ़गानिस्तान जाना है और ऐसे ऐसे जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनकी जो है वहाँ से मेरे को समाधि लानी है, तो मेरे को पैसे बट आप दो। तो आप उन्होंने कहा अफगानिस्तान जाना चाहते थे इस वजह से? हाँ, मैं स्केप तो मैं इसीलिए हुआ। और ये क्या है कि ये पूरा जो 2.5 साल की मेरी जर्नी है ना, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। इसकी प्लानिंग बनाने के अलावा, वहाँ जाने के अलावा, जब मैं वापस आ गया तो फिर मैं दोबारा से बट आपने सरेंडर नहीं करा वापस आके? आपको नहीं मैंने रिकैप्चर करा के नहीं? देखिए मैंने उसको आप सरेंडर कम अरेस्टिंग बोल सकते हैं। जब तक मेरा जो मिशन था जब तक वो पूरा नहीं हुआ था तो तब तक मैं बहुत ही केयरफुल रहता था। लेकिन जब मेरा मिशन पूरा हो गया तो फिर एक तरीके से जब मैंने मन बना लिया भाई मेरे को अब चीज़ों को फेस करना है और जो भी लॉ कहेगा उसको मैं फेस करूँगा, तो मैंने इस तरह के एकदम ढीला छोड़ देना मामले को। तो फिर जैसे वो तो लगे हुए थे ही। अगर मान लीजिए मैं ये सोचता कि भाई मेरे को तो क्राइम करना है या फिर मेरे को अरेस्ट नहीं होना है, तो मेरे को विश्वास है कि शायद मैं ऐसा कर लेता। अच्छा, तो एक बारी रिट्रेस करते हैं वापस। आप बाहर गए, मुरादाबाद गए, घर पे फ़ोन करा और घर पे बोला कि मुझे अफ़गानिस्तान जाना है। और आप अफ़गानिस्तान आप कहते हैं कि इसलिए जाना था क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की वो आपको वो लाने थे एशेस। जी। ये सब करने के लिए आपको एक फेक पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ी। फेक पासपोर्ट कैसे बना? फेक पासपोर्ट मेरा बना रांची से, झारखंड से, तो संजय गुप्ता के नाम से। कैसे बनवाया आपने ये? कितना खर्चा हुआ इसमें? इसमें करीब 20,000 रुपये लगे थे बस? भाई 2004 की बात है। चाहे जो भी हो, तो चाहे जब इतनी पुरानी बात भी हो, चाहे 2000 रुपये आज के डेट के 10 लाख हो, 20 लाख हो, बट इतना खर्चा दे के फेक पासपोर्ट बन गया। बन जाता आज भी? नहीं, आज तो डिफ़िकल्ट है वो चीज़, क्योंकि उस समय जो एक तो आँखों के वो नहीं लिया जाता था। हाँ, बायोमेट्रिक नहीं होता। हाँ, बायोमेट्रिक नहीं था। तो तब तो देसी सिस्टम था। तो फेक पासपोर्ट बना। और फेक भी क्या है, देखिए फेक ना 2 तरह के होते हैं। हाँ, एक तो फेक होता है कि भाई एक पासपोर्ट है, उस पर से आपने उस पासपोर्ट जिसका है वो उसकी फ़ोटो हटाई और अपनी फ़ोटो लगा दी, ये है फेक। ये एक तो ये है फेक। और एक ये है कि आपने अपनी फ़ोटो अपने नाम के साथ नया ही पासपोर्ट बनवा दिया। हाँ, नया पासपोर्ट बनाया, तो वो तो एकदम ओरिजिनल है। उसके दम पे आप कभी पकड़े नहीं जाओगे, है ना, अनलेस कि वो अनलेस कि उनको पता क्योंकि ना चले। सरकार ने नहीं दिया वो आपको, है सरकार ने नहीं दिया ना वो आपको। इट्स नॉट गवर्नमेंट इशूड। नहीं, गवर्नमेंट इशूड करेगी ना वो तो फिर वो भाई हमने पासपोर्ट अथॉरिटी में अच्छा अपना पासपोर्ट अप्लाई किया। सिर्फ अंतर क्या है कि शेर सिंह नाम से नहीं किया, संजय गुप्ता के नाम से किया। अब संजय गुप्ता के नाम से जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, वही तो बनेंगे ना। तो उन्होंने संजय ये गुप्ता आपको पासपोर्ट ऑफिस ने इशू करा ये वाला हाँ, पासपोर्ट बिल्कुल। संजय गुप्ता के? हाँ, रांची में जो पासपोर्ट ऑफिस है उसने इशू किया था तो ना। 20,000 रुपये किस चीज़ के लगे? रिश्वत के भाई कि डॉक्यूमेंट? बीच में जो मिडल मैन था। हाँ, मिडल मैन था जो पेपर्स रेडी करेगा। अब हम पेपर्स कहाँ से लेकर आएंगे? संजय गुप्ता के। हाँ भाई, आपको जो संजय गुप्ता की
आपको 10वीं की मार्कशीट चाहिए, दूसरी चीज़ें चाहिए ना, तो तभी तो बनेगी चीज़। फिर आपको अफगानिस्तान जाने के लिए पहले तो आप बांग्लादेश गए मेरे ख्याल। हाँ, मैं पहले बांग्लादेश गया। एक्चुअली क्या है, पहले मेरे को अपने आप को सेफ करना था क्योंकि पुलिस पीछे लगी हुई थी। खबर आ रही थी आपको कहीं से कि ढूंढ रहे हैं भाई? नहीं, वो तो जब मैं जिस समय मैं निकल के बाहर आ गया और 2-3 घंटे में मुरादाबाद पहुंच गया था, 3 घंटे में शायद, तो तभी टीवी पर न्यूज़ चल रही थी। हाँ, मैं एक नाई की दुकान पर, सबसे पहले मैंने क्या, मेरी ना दाढ़ी जो है खूब बड़ी हुई थी, तो जब मैं एस्केप करने वाला था उससे पहले जो है मैंने क्या है बहुत ज़्यादा बियर्ड्स बढ़ा ली थी। और मेरे साथ एक बंदा था, सरदार जी थे, तो उन्होंने मेरे को पगड़ी बांधना सिखा दिया था। तो मैं क्या करता था, रोज़ पगड़ी बांध के वार्ड में घूमता रहता था। तो वो मुझसे हमेशा बोलते थे, उनका सन्नी पाजी नाम था, सन्नी भाई बोलते रहते थे, राणा जी पगड़ी बांधनी तो मैंने सिखा दिया आपको, लेकिन जो है सरदारों का नाम मत ख़राब कर देना। मैं उनको हमेशा ये जवाब देता था, मैंने कहा सरदार जी तो हमारी शान है और ऐसा तो कभी संभव ही नहीं हो सकता कि हम जो है सरदारों का नाम ख़राब कर दें। तो वो कहते थे चलो ठीक है, बस ऐसा कोई काम मत कर देना जो हमारी वो हो जाए। जब बाद में इंक्वायरी शुरू हुई तो लोगों को लगा, मतलब लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया कि भाई सरदार जी बन के पगड़ी बांध के घूमता रहता था। तो उन्होंने सोचा कि भाई बाहर जाकर ये सिख भाइयों की वेशभूषा में ना आ गया हो। तो उसमें टीवी पर उस समय जब न्यूज़ चल रही थी तो मैं नाई की दुकान पे अपनी शेविंग करा रहा था, तो उसमें मेरी सबसे प्रमुखता से जो है वो सरदार जी वाली फ़ोटो दिखाई जा रही थी। कि भाई ये सरदार जी भी बन सकता है, इसकी लुक ऐसी हो सकती है, इसकी लुक ऐसी हो सकती है, अलग अलग उसमें जो है फ़ोटोग्राफ्स दिखा रहे थे वो। तो मैं शेविंग करा रहा था, तो वो नाई बोला मेरे से, जो बार्बर था, वो कह रहा देखना भाई साहब आपकी शक्ल कितनी मिलती है इससे। तो मैंने कहा वो पीछे फिर मजाक करने लगे आपस में, जो और उसके ग्राहक बैठे हुए थे। वो कहने लगे यार ये बंदा कैसा है, बताओ तिहाड़ से भाग गया। कोई कह रहा भाई, दूसरा कहने लगा अरे भाई ये तो मिली भगत होती है इनकी, अरे ये तो सब मिली भगत से होते हैं और इससे भाग गया होगा, कमाल है। तो मेरी जो है फिर जब उसने शेविंग करते हुए जो मेरी मूछें हैं, उससे पहले मैंने लाइफ में कभी मूछ नहीं कटवाई थी। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैं फूलन के केस में, मेरे को मैंने देखी वो फोटोज आपकी यंग वाली, हाँ नहीं मूछ नहीं है शायद। नहीं, मज़े की बात है कि जब मैं फूलन के केस में, जब मैं, आपने पूछा था ना एक चीज़ आपने पूछी थी कि कैसे टॉर्चर करते थे। हाँ। तो उसमें एक टॉर्चर ये भी था, क्या था, जो मेरे को अच्छे से याद है, डीसीपी थे MS उपाध्याय जी। तो जब फूलन के केस में मेरे को रिमांड पे ले लिया, तो वो मेरे को एक ही धमकी देते थे, वो कहते थे बताओ क्या ये वो ऐसे वैसे। तो मैं जब उनको बताता था और उनको ऐसा लगता था कि मैं शायद सही नहीं बता रहा, बताता तो मैं सही था, तो वो क्या कहते थे, इसकी मूछें कटवाओ। तो मैं कहता था नहीं सर मूछ मत कटाओ प्लीज़। तो वो मेरे को उसके लिए ब्लैकमेल करते थे। क्यों? कि भाई ये जो है राजपूत आदमी है, इसकी मूछ कटवा दो। तो मैंने कहा सर मूछ मत कटाओ प्लीज़, मूछ मत कटाओ। फिर तो जब उस दिन नाई की दुकान पे बैठे थे, तो ये तो बड़ा मतलब ये सॉफ्ट सा टॉर्चर हुआ। नहीं, ये तो एक मजाक वाला टॉर्चर है। ये तो मतलब हाँ, ये तो मैंने एक बात बताई कि ऐसा वो मुझसे मतलब मजाक करते थे या। अच्छा, तो मतलब ये माना जाता था कि आप मूछ नहीं कटवा सकते। हाँ, मतलब वो ऐसा सोचते होंगे, ऐसा कुछ था नहीं कोई। बट आपने वो जेल से बाहर निकाल के तो हाँ, कटवा फिर दिया। मैंने कहा भाई, उसने कहा भाई साहब मूछ काट दें। मैंने कहा हाँ भाई काट दे, मूछ का तो उससे कोई वो नहीं है। अच्छा। तो खैर कटवा दी, तो क्लीन शेव हो गया मैं। हाँ। तो उसके बाद फिर मैं पूरे जो 2.5 साल है वो क्लीन शेव में ही रहा वैसे अधिकतर। फिर अफ़गानिस्तान जाने के बाद तो जो पूरी जो बियर्ड्स होती हैं, जिस तरीके से हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो रहते हैं, तो उस लुक में आ गया था। डिस्गाइज कर लिया आपने। हाँ, फिर बांग्लादेश गया मैं। बांग्लादेश में शुरू में मुझे वीज़ा मिला 3 महीने का, तो अब 3 महीने का नहीं, 1 महीने का वीज़ा मिला स्टार्टिंग में, 1 मंथ का मिला। अब मैं 1 मंथ होने वाला था कंप्लीट, तो मुझे और ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक बात। तो मैंने क्या किया कि जैसे पता लगा लिया भाई सबसे ज़्यादा समय का और जल्दी कौन सा वीज़ा मिल सकता है ना।
तो वो स्टूडेंट वीज़ा ही था सिर्फ। तो फिर मैंने कुछ पेपर्स रेडी करवाए जिससे कि मैं स्टूडेंट वीज़ा ले सकूं। तो एक नॉर्दर्न यूनिवर्सिटी है बांग्लादेश में, बड़ी फेमस यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे मैंने इंग्लिश ऑनर्स में एडमिशन ले लिया। बट वो पेपर्स भी आपने फेक ही कराए होंगे तैयार। हाँ, वो तो ऐसा ना, वो तो संजय गुप्ता के नाम से ही होंगे। अच्छा, एक आइडेंटिटी बन गई, फिर उसी पे सब कुछ। हाँ भाई, वो तो फिर सारे पेपर नहीं, संजय but गुप्ता किसी के नाम से होंगे। स्कूल का, अच्छा वो स्कूल की सर्टिफिकेट ही आपने चला दी होगी उसमें। मैंने मतलब नए डॉक्यूमेंट बनवाए। हाँ, मतलब क्या है, बस बन गए वो, और एडमिशन भी हो गया। और फिर वहाँ से क्या होता है, जो यूनिवर्सिटी थी वो वीज़ा के लिए आपको वो 2 सर्टिफिकेट देते हैं, है ना। तो एक तो एक्सपेंडिचर एंड बोनाफाइड सर्टिफिकेट देते हैं। ओके तो फिर उस बिहाफ पे फिर मेरे को वीज़ा मिला ओके। 1 साल का। बांग्लादेश। हाँ आप काबुल गए। हाँ। काबुल में आपने उसको कहा कि भाई कोई रहने के लिए चाहिए इंतज़ाम। तो वो जिस गेस्ट हाउस में मुझे लेके गया ना, हाँ। तो वहाँ पे बाय लक जो है, वो जो इंडियन रेस्टोरेंट था उसके अंदर ना, तो वो मुझे छोड़ के वहाँ से चला गया। तो मेरी उससे बातचीत होने लगी। मैंने कहा कि भाई कंधार जाना है। तो उसने कहा कि कंधार मेरा एक दोस्त है, वो गया हुआ है, अफ़गानी है, तो मैं उससे पूछता हूँ कैसे जाया जाता है। तो उसने उसको कॉल किया, तो उसने बताया कि भाई ये सुबह बस मिलती हैं, और सुबह 6 बजे बस मिलेगी, और दिन में 2-2:30 बजे वहाँ पे कंधार पहुँचा देगी। तो मैंने कहा यार, बस अड्डे तो मुझे मालूम नहीं है, एक बार मैं जाके पता ही कर लेता हूँ, आप अगर मेरी हेल्प कर दो चले जाओ। गया वहाँ पे मेरे साथ वो, तो 200 शायद 200 रुपये का या 400 रुपये का टिकट था। तो जो काम 20-25 हज़ार रुपये में हो रहा था, वो काम ईश्वर ने सिर्फ 300-400 रुपये में करा दिया। और बसें वहाँ पे लग्जूरियस बस चलती हैं, मर्सिडीज़ की, वॉल्वो की, क्योंकि वहाँ तो कुछ बनता नहीं है, तो जितनी भी जो कुछ इम्पोर्टेड, सब चीज़ इम्पोर्टेड है या फिर दान में मिली हुई है। तो आप गए कंधार। कंधार गया मैं नेक्स्ट डे। कंधार में खोजबीन करी, जिस बंदे से बात कराई थी वो मिल गया मेरे को। वो मेरे जो है कहने लगा कि भाई किस देश के लिए जासूसी करते हो। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई। कहने लगा कि मैं जब काबुल से कंधार आता हूँ तो मेरी अम्मी मुझे 4 बार गले लगाती है कि भाई पता नहीं अब आएगा कि नहीं वापस आएगा, क्योंकि यहाँ कब ब्लास्ट हो जाए, कुछ क्या हो जाए, कुछ पता नहीं है। और तुम पहले व्यक्ति हो जो पहली बार अफ़गानिस्तान आया और नेक्स्ट डे जो है कंधार आ गए हो। तो कह रहे यहाँ तो लोकल बंदे नहीं आते कंधार तो जो है। तो मैंने कहा भाई मैं कोई वो नहीं हूँ जासूस वगैरह। और मैंने कहा कि अगर मेरे को भारत भेजेगा तो क्या संजय गुप्ता के नाम से, हिंदू नाम से भेजेगा? जब पासपोर्ट तो उन्होंने ही बनाना है, तो किसी ऐसे नाम से भेजेगा ना कि जो मैच हो जाए यहाँ पे। उसको क्या पता था कि कहानी और उससे भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। हाँ। तो खैर उसको मैंने संतुष्ट किया, सेटिस्फाई किया। फिर 3-4 दिन हमने वहाँ ढूंढा, उसने मेरी थोड़ी हेल्प करी, तो लेकिन ढूंढ नहीं पाए क्योंकि वहाँ था ही नहीं। अच्छा। तो फिर मैं वापस आ गया। फिर मैं गजनी गया। गजनी वहाँ मिला आपको? हाँ, नहीं उस समय नहीं मिला। एक्चुअली वहाँ क्या प्रॉब्लम है अफ़गानिस्तान में, अभी भी प्रॉब्लम है ये, क्या है वहाँ पे कबीला सिस्टम है। वहाँ पे क्या है कि जैसे आप एक कबीले के बंदे हो, मान लो आप कंधार में रहते हो और गजनी में दूसरा कबीले का रूल है। हाँ, ट्राइब्स है वहाँ। हाँ, ट्राइब्स है। तो एक ट्राइब या एक कबीले के लोग दूसरे इलाके में जा ही नहीं रहे हैं, पूरे लाइफ नहीं जा रहे। और ये सिस्टम समझने का आसान तरीका क्या है भाई, आज से 200 साल पहले भारत भी ऐसे ही रहा होगा, जैसे कि तो पुराने ज़माने पे ही फंसे। हाँ, मान लीजिए जयपुर डायनेस्टी अलग है ना, और चित्तौड़ डायनेस्टी अलग है। तो वो दूसरे देश का नागरिक है, वो दूसरे देश का नागरिक है, वहाँ अलग कानून चलते हैं, है ना। तो आप पहुँचे पृथ्वीराज चौहान के। मैं करीब 1.5 महीना मुझे लगा। 1.5 महीना ढूंढा आपने उसको? हाँ, ढूंढा। और फिर मेरे को जैसे तैसे पता चला कि भाई गजनी के पास एक जगह है देयक, वहाँ पे शहाबुद्दीन गौरी
पृथ्वीराज चौहान और चंद्र बरदाई, जो उनके कवि थे। वहाँ पे इन तीनों लोगों की कब्र और समाधि है। तो गजनी के पास एक जगह थी देयक, मैं वहाँ पे पहुँचा और ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी, जो वहाँ पे इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने बताया कि भाई गजनी के इस जगह पर है, गजनी के पास में। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो फिर मैंने उसको वीडियो शूट किया, वो आप यूट्यूब पे देख भी सकते हैं, शेर सिंह राणा अफ़गानिस्तान वीडियो। तो उसको शूट किया। फिर मैंने वहाँ पे ये बहाना मारा गाँव के लोगों से कि भाई मेरी अम्मी ने ख्वाब देखा था इसलिए मैं यहाँ पे आया, और अब वो ये कह रही हैं कि जो मैंने उनको फ़ोटोग्राफ्स भेजी, इसीलिए उन्होंने मेरे को अलाउड भी कर दिया था फ़ोटो वगैरह खींचने के लिए। और अब वो ये कह रही हैं कि इतने महान हैं गौरी जो हैं, और इनका ये इतना मुसल्लम जो है ये सब डैमेज हो रखा है, तो इसको मैं रेनोवेट कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो बड़े शबाब का काम है, तो कितने अफ़गानी लगाओगे आप? मैंने कहा 5 लाख अफ़गानी मेरी अम्मी ने इस काम के लिए कहा है कि लगाएंगे। 5 लाख हाँ। लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे? हाँ, तो नहीं, आपने 5 लाख अफ़गानी अफ़गानी इस रुपए? बिल्डिंग में लगाएंगे, इसको रेनोवेट करने के लिए। अच्छा, अफ़गानी करेंसी हाँ, करेंसी खर्चा करेंगे, ठीक हाँ है। हाँ, उसको अफ़गानी, हाँ, हाँ अफ़गानी ही बोलते हैं। हाँ, अफ़गानी बोलते ठीक हैं। है, ओके। जैसे यहाँ पे रुपया तो बोलते उनको लगा कि भाई अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, हाँ, तो करने दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम अलाउड करेंगे, बट जो इसमें मजदूर लगेंगे वो आपको हमारे गांव के लड़कों को लगाना पड़ेगा, ठीक है। जिससे उनको रोजगार मिल जाए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पहले इनसे करा लेंगे, फिर बाद में अपने बंदे एडजस्ट करके इसकी खुदाई में करा लूँगा। बट वो 2 दिन उन्होंने काम करने दिया, 2 दिन बाद उन्होंने उसको बंद करा दिया। एक बंदे को मैं ठेकेदार बना के ले गया था वहाँ पे, क्योंकि वो पश्तो और फारसी दोनों भाषा बोलना जानता था। तो वो मेरे पास आया, उसने कहा काम बंद करा दिया भाई साहब। तो मैं गया गजनी से उसके साथ गांव में, उन्होंने पकड़ लिया मुझे वहाँ पे, और पकड़ के जो है भाई ईश्वर ने मेरे जीवन की रक्षा की। तो क्या हुआ, वो मेरे को अंदर मस्जिद में ले जाने लगे। तो कहने लगे ये जो है काफिर है और ये जो है जासूस है। तो जैसे ही अंदर जाने लगे तो अंदर से जिन्होंने हमें अलाउड किया था तो वो आ गए, हाजी साहब। उन्होंने कहा छोड़ो छोड़ो भाई। फिर वो मुझे अपने सब लोग जो है एक जगह पर ले गए। फिर वो आपस में लड़ने लगे, कहने लगे कि हमें दो इसको। तो खूब लड़ाई हुई वहाँ पे आपस में ही, कि वो कहने लगे कि हमें पूछताछ करनी है। तो पूछताछ करी भी फिर। अच्छा, उस समय क्या है, मैं हमेशा अपने जो ऊपर वाली जेब है हनुमान चालीसा रखता था। तो उन्होंने हमें एक मतलब हॉल टाइप का था, कमरा था, उसमें बंद कर दिया मुझे और उसको, और बाहर उनकी आपस में खूब लड़ाइयाँ हो रही। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या कर रहे हैं ये लोग? तो वो कहने लगा कि ये कह रहे हैं कि भाई इससे हमें पूछताछ करनी है, तो आपके पास कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो जिससे पता चल जाए भाई तुम इंडियन हो? तो मैंने कहा कि बट आप तो इंडियन पासपोर्ट थे ना, संजय के पासपोर्ट पर ही आए थे। नहीं, लेकिन जो मैं सिर्फ उस पासपोर्ट का यूज़ सिर्फ वहीं पर ही करता था, उसी को ही बताता था कि मैं इंडियन हूँ, जहाँ पर वो दिखाना ज़रूरी था, जैसे होटल में रुकना है। बाकी तो मैं अपने आप को पाकिस्तान का बताता था, और नाम भी अपना शादाब खान बताता था। अच्छा, तो उनको शक हो गया कि ये नहीं तो, है पाकिस्तानी। हाँ, तो वो कहने लगे पूछताछ करेंगे। और आपकी जेब में हनुमान चालीसा? हाँ, मेरी जेब में हनुमान चालीसा थी। तो वो कहने लगा कि वो ऐसी चीज़ तो नहीं है ना जिससे पता चल जाए भारतीय हो? तो मैंने कहा नहीं है। तो खैर मैंने कहा हनुमान चालीसा है। हाँ, मैंने उसको कहा हनुमान चालीसा है। ठीक है। तो कहने लगा कि इसको फेंक दो। हाँ। खिड़की थी उधर साइड में। मैंने कहा इसको तो नहीं फेंकूंगा मैं। कह रहा नहीं, अगर ये मिल गई तो बस यहीं पर ही गाड़ देंगे तेरे को। हाँ। तो मैंने कहा नहीं, फेंकूंगा नहीं। तो खैर वो थोड़ी देर मैंने फेंकी नहीं। फिर थोड़ी देर बाद वो अंदर आए तो फिर मेरे से उन्होंने पूछताछ शुरू करी, कई क्वेश्चंस पूछे, और इत्तेफाक से वो करीब करीब मैंने सही जवाब दे दिए। तो उसमें सबसे टफ क्वेश्चन था, मैंने कहाँ से आए हो, क्या नाम है, ये तो सब कॉमन चीज़ है। कहने लगे कि पाकिस्तान में कहाँ रहते हो? मैंने कहा जी लाहौर। कह रहे लाहौर में कहाँ? अब मैं तो कभी गया नहीं, ना मुझे वहाँ का कोई आता पता, लेकिन मेरे माइंड में एक इसका आंसर एकदम स्ट्राइक कर गया। क्या है कि जितने भी पुराने शहर हैं ना, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान इंडिया एक ही था, तो पुराने शहरों में सर्राफा बाजार है। अगर आप
किसी भी भारत के या पाकिस्तान के पुराने शहर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको बड़े शहर में सर्राफा बाज़ार ज़रूर मिलेगा। जैसे सदर बाज़ार होता है हर जगह। हाँ, तो मैंने कहा मैं सर्राफा बाज़ार में रहता हूँ। तो उनमें से एक बंदा बोला जो किले के पास है। तो मैंने कहा हाँ हाँ वहीं। तो कह रहा अच्छा। तो उसने कहा कि चलो इसकी बॉडी सर्च करो। तो जैसे ही वो उठा ना तो उसने रोक दिया, कह रहे नहीं, बॉडी नहीं सर्च करने दूंगा, ये मेरा मतलब बेइज्जती है मेरे घर पर अगर बॉडी सर्च करोगे तो खैर नहीं करने दी उसने। फिर अगले दिन वो मुझे वली के पास ले गए। वली मतलब कि यहाँ पे जैसे डीएम होता है। तो उसने पूछताछ करी। उसने कहा पाकिस्तान के हो, पासपोर्ट दिखाओ। मैंने कहा भाई आप लोग हमारे देश में इतने सारे हो, लाखों की संख्या में, हमने तो कभी पासपोर्ट नहीं देखा आपका। कह रहा चलो रहने दो। फिर उसने कहा कि ये जो 5 लाख अफ़गानी जो आप खर्च करना चाहते हो ना, ये आप हमारे पास जमा करोगे, हम रेनोवेट कराएंगे। तो उस दिन उसने मेरे को छोड़ दिया। लेकिन मेरे को छोड़ने के बाद जो है, जब मैंने दूसरी प्लानिंग करी और गांव के एक बंदे को टच किया तो उसने मेरे को बताया कि भाई आप अब कभी मत आना यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए वली ने ये कहा है कि ये जासूस है और अगली बार आए तो इसको पकड़ लो। और क्योंकि आप हमारे से ठीक रिलेशन है इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ कि अब आप कभी मत आना यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब मैं उसके मिल के चला ना तो गांव का एक दूसरा बंदा मुझे मिल गया। तो वो काफ़ी आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर था मतलब। तो मैंने सोचा यार इसको अप्रोच करता हूँ, इससे बात करता हूँ। उससे बात करी मैंने कहा भाई मैं तेरे को इतने पैसे दे दूंगा तो उसकी खुदाई कर दे, मेरे साथ मेरी हेल्प कर दे। तो उसने कहा खुदाई क्यों करना चाहते हो? तो मैंने कहा बस कारण है कुछ। तो कहने लगा कि कारण ये है कि उसके अंदर हीरे जेवरात हैं और तुम वही लेना चाहते हो। तो मैंने कहा कि हाँ हीरे जेवरात हैं। तो मैंने कहा कि भाई जो हीरे जेवरात हैं ना वही हैं, उसी के लिए खुदाई करनी है। तो कह रहा हाँ हमें पता है कि उसके अंदर हिंदुस्तान के राजा महाराजा दफन है तो उनके वो हैं। तो मैंने कहा जो भी मिलेगा वो आधा तेरा आधा मेरा। और अगर कुछ नहीं मिला, उसने कहा कुछ नहीं मिला तो मैंने कहा अगर कुछ नहीं मिला तो मैं तेरे को इतने पैसे तो दूंगा ही, इतने अफ़गानी दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, मैं अकेला तो कर नहीं पाऊंगा, मैं दूसरे गांव के 1-2 बंदों से बात करता हूँ, कल बताऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब अगले दिन वो आया, अगले दिन उसने मुझे पकड़वा दिया। अच्छा। और वो कहने लगे इसको गांव लेके चलो। बड़ी मुश्किल से बचा, ईश्वर ने बस बड़ी मुश्किल से जीवन दान दिया समझिए, वरना उस दिन तो ये हो गया था कि मेरे को वहीं दफनाएंगे ले जाके। फिर जब ये सारी प्लानिंग्स फेल हो गई तो मैंने कहा कि अब तो चोरी करनी है। तो हम एक साथी को लेके मैं गया रात को खुदाई करने के लिए। उस दिन भी अनसक्सेसफुल हो गया। तो मैं रोने लगा वहाँ पे। मतलब इतना मैं ट्राई कर चुका था, इतनी बार मैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने कैसे कर दिया। तो मैं, आप यकीन कीजिए, मैं अपने आप को एक डेड बॉडी समझता था। मैंने कहा कि तू जिंदा ही नहीं है। और मैं ऐसे ऐसे एरियाज़ में गया, कंधार के इतने इंटीरियर एरियाज़ में गया कि मुझे नहीं लगता कि कोई उतने इंटीरियर में कभी गया होगा कोई भारतीय व्यक्ति। तो एक्चुअली में आपको एशेज मिली, आपको कुछ आपको क्या उनके रिमेन्स दिखे? हाँ देखो, जो स्केलेटन था हाँ। वो तो नहीं था। हाँ। क्योंकि 800 साल हो गए तो मुझे नहीं लगता कि इतने सालों के बाद जो है वो चीज़ वहाँ पे उपलब्ध होती। लेकिन मैंने खुदाई करी, जो दोनों कब्र थी पृथ्वीराज चौहान जी की और चंद्रबरदाई जी की, और जितनी मैं कर सकता था उतनी करी। और जो उनकी मिट्टी थी वो मिट्टी मैंने वहाँ से ली। और जो एक पत्थर था, जो कब्र के आगे पत्थर लगाया जाता है, तो वो पत्थर मैंने लिया। वो पत्थर मैं ला नहीं पाया क्योंकि उसको एयरपोर्ट पे रोक लिया था। तो मैंने उनको कहा भी, वो कहने लगे ये एंटीक पत्थर है। तो वो कहने लगे ख़रीदा है तो इसकी स्लिप दिखाओ। स्लिप थी नहीं मेरे पास, तो वो मैं नहीं ला पाया था। और एक बोर्ड था। और बट आयु मतलब कंफर्म है कि पृथ्वीराज चौहान की ही थी वो कब्र? हाँ देखिए, जो वहाँ का इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल डिपार्टमेंट उसके हिसाब से? हाँ नहीं, क्या इसमें 2-3 हिस्ट्री है। मतलब हिस्ट्री में 2-3 बातें हैं अलग अलग। इंडियन हिस्ट्री कुछ कहती है, ईरानियन हिस्ट्री जो फारसी का इतिहास है वो अलग चीज़ बताता है, जो पाकिस्तान हिस्ट्री है वो अलग बताता है। हाँ। अब क्या है, पहली बात तो एज ए इंडियन मैं अपने इंडियन हिस्ट्री पे विश्वास करूँगा। तो इंडियन हिस्ट्री क्या बोलती है कि भाई उनको बंदी बना के वहाँ पे ले जाया गया, उनको अंधा किया गया
और उनको वहाँ पे जेल में रखा गया और उन्होंने शब्दभेदी बाण से गौरी को मारा और फिर चंद्रबरदाई जी और जो पृथ्वीराज जी उन्होंने अपने आप को भी समाप्त कर लिया। ये हमारा भारतीय इतिहास बोलता है। अब पाकिस्तान इतिहास क्या बोलता है? पाकिस्तान बोलता है कि मोहम्मद गौरी जो हैं, शहाबुद्दीन गौरी, उनकी कब्र जो है वो पाकिस्तान में है, पता नहीं कहाँ पे बताते हैं, है ना। और जो ये जहाँ पे मैं गया हूँ, ये अफ़गान जो है वो ये बोलते हैं शहाबुद्दीन जो हैं उनकी कब्र, और ये जो दो जो कब्र हैं बाहर जिस पर वो जूते चप्पल रखते हैं, ये उन काफिरों की है जिन्होंने इनको हत्या करी। तो इस एपिसोड के बाद आप ये एशेस, पृथ्वीराज चौहान के एशेस, हाँ, इसको मैं वापस भारत लाया। इसके मिट्टी का कुछ अंश मैंने गंगा जी में प्रभावित किया कलकत्ता में, और कुछ अंश जो है यहाँ पे एक जो सामाजिक संगठन थे उनके सुपुर्द कर दिया। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश का जो मैनपुरी जिला है मंदिर बनाया, वहाँ पर एक मंदिर नहीं, मतलब एक चबूतरा टाइप का बना दिया। अच्छा। एक स्मारक के रूप में, और वो सब सामान उसमें रख दिया। फिर जब ये हो गया तो इसके बाद मैं म्यांमार भी गया, बहादुर शाह जफर जी की भी कब्र मिट्टी लाने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा यंगून में, तो वो बड़े रिस्पेक्टेड वे में रखी हुई थी। तो फिर मैंने विचार बदल दिया, मैंने सोचा खुदाई वगैरह करूँगा तो और ख़राब हो जाएगी। तो मैं वापस आया। वापस आने के बाद जो है फिर कलकत्ता के अंदर जो है, इसको आप सरेंडर बोल सकते हैं, अरेस्टिंग बोल सकते हैं, वो हुआ। और फिर वापस मैं दोबारा से जेल में आया। ओके, तो अब इस सब चीज़ों के दौरान आपकी सर्च चल रही है, क्योंकि आप तिहाड़ जेल से एस्केप कर चुके थे और आपको फिर से रिकैप्चर करने की कोशिश है। मैंने पढ़ा एसआईटी ने आपको कलकत्ता में फिर से पकड़ा, और पकड़ा ऐसे कि वहाँ पर कलकत्ता में या ढाका में, आई एम नॉट श्योर, पकड़ा ऐसे कि वहाँ पर हिंदी अखबार की सब्सक्रिप्शन बहुत कम लोगों के पास थी, जिसमें से आपके पास एक थे, तो आइडेंटिफाई कर पाए, या ये मैंने आर्टिकल में पढ़ा है, ये सच है? नहीं, ये सब तो मतलब किताबी कहानियाँ हैं। बांग्लादेश में तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो दूसरी कंट्री है, तो इंडियन पुलिस वहाँ पे कैसे अरेस्ट कर लेगी? तो ये तो एक मतलब अनप्रैक्टिकल बात है। अभी हम पश्चिम बंगाल में आ जाते हैं या कोलकाता में आ जाते हैं। कोलकाता में लीगली तो नहीं, बट इलीगली फिर भी दिल्ली पुलिस या दूसरी पुलिस कर सकती है अरेस्ट। तो वो वहाँ पर अपनी ढूंढ रहे थे, बट इसको आप सरेंडर कम अरेस्टिंग बोल सकते हैं। और ये जो बात है कि भाई पेपर वगैरह आता था, हो सकता है उनका अपना उस तरीके से उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की हो कि भाई कौन कौन हिंदी न्यूज़पेपर खरीदता है, ये पुलिस का वर्जन हो सकता है। अच्छा, बट आपका वर्जन ये है कि मैंने सरेंडर किया है क्योंकि मेरा काम खत्म हो गया? हाँ, नहीं, मेरा वर्जन नहीं है, रियलिटी भी यही है। अच्छा। हाँ, रियलिटी यही है। तो स्पेशल सेल जो दिल्ली की है, एसआईटी है। हाँ, स्पेशल सेल। स्पेशल सेल, हाँ, स्पेशल सेल है। और मैं बता दूं, स्पेशल सेल बेहद ही इंटेलिजेंट और बेहद ही काबिल ऑफिसर उसके अंदर है। मतलब कि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि किसी की सोच से 1000 गुना ज़्यादा सोच के लोग उसमें समझदार लोग हैं। हाँ, तो मुझे वापस लाया गया। वापस लाने के बाद जो है फिर तिहाड़, हाँ, फिर मैं दोबारा से, मुझे पहले मेरी ही एप्लीकेशन पे मुझे रोहिणी जेल भेजा गया, दिल्ली की जो नई जेल बनी थी, और फिर कुछ समय के बाद तिहाड़ वापस भेज दिया। तिहाड़ वापस। बट जब आप वापस गए तिहाड़, तो ऑब्वियसली आपका तो एक लेजेंडरी स्टेटस हो गया होगा बाकी इनमेट्स के नज़र में? नहीं, मुझे वही लोग मिले जो मेरी मजाक बनाते थे। कुछ तालिबानी टेररिस्ट थे जिनसे मैं डिस्कशन करता था, भाई मैं अफ़गानिस्तान जाऊंगा और हमारी जो सरकार, मतलब ये इसको लाएंगे, तो वो बोलते थे भाई जब आपकी सरकार नहीं ला पा रही है, आप कैसे ले आओगे? तो आप कैसे ले आओगे? और हमारे इतने बड़े बड़े संगठन हैं, हम तिहाड़ से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आप पहले तिहाड़ से निकल जाओ। तो मैंने तब उनको कहा था तिहाड़ से भी निकलेंगे और अफ़गानिस्तान भी जाएंगे। तो मैंने कहा देखो भाई, आपका देश होके भी आ गया मैं यहाँ पे, और हमने अपने जो पूर्वज हैं उनकी मिट्टी भी वापस ले आए। तो बस फिर जो मेरा करीब मैं 13 ईयर्स तक जेल के अंदर रहा, और 2016 में मैं जो हूँ रेगुलर बेल पर रिलीज़ हुआ। अच्छा जी। तो इस दौरान जब आप जेल में थे, जी, बहुत हाई प्रोफाइल क्रिमिनल्स, इनमेट्स वहाँ पर थे। इनमें से एक था अफजल गुरु। हाँ, बिल्कुल। इसके बारे में हमने बात भी करी ऑफ कैमरा। आपने बताया कि जो ऑफिशियल वर्जन है कि भाई उसकी फांसी वाले दिन क्या हो रहा था वो एक अलग बात है, बट एक्चुअली में अंदर क्या हो रहा था अफजल गुरु के डिस्कशन में, क्योंकि आप तो उसके सामने थे, आप अफजल गुरु के अलग बगल वाले सेल में थे, आपने कहा? नहीं, क्या है कि जो मतलब चाहे अफजल गुरु हों, बल्कि जो इस पार्लियामेंट अटैक में शौकत था, शौकत तो फर्स्ट डे
मेरे ही सेल में आया था सन 2001 में। और आपका ये जो गिलानी जी है, गिलानी जी प्रोफेसर हैं अभी, तो वो भी मेरे सेल में मेरे साथ रहे हैं बहुत लंबा टाइम। बल्कि गिलानी जी के ऊपर एक बार अटैक कर दिया था तो उनको मैंने ही बचाया था, उनके चोट लगने वाली थी तो वो लगी नहीं थी। उन्होंने एक किताब लिखी, उसमें इसका जिक्र भी है। जो अफजल है, जिस दिन अफजल गुरु को फांसी हुई, क्या हुआ कि एक तो तिहाड़ जेल वालों को वो नहीं मिल रहे थे, जल्लाद। तो मैंने तो एक एप्लीकेशन भी दी थी डीजी साहब को कि भाई जल्लाद नहीं मिल रहे तो मैं ही इनको फांसी देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। तो वो क्या हुआ कि न्यूज़पेपर में छप गई वो खबर, तो सारे कश्मीरी जो थे वो मेरे पीछे पड़ गए, भाई राणा जी आप हमारे साथ रहते हैं हर समय और आप ऐसे का बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा देखो भाई, साथ रहना एक अलग बात है, लेकिन आपका एक अलग व्यू है, मेरा एक अलग व्यू है, विचारधारा मेरी अलग है। तो बाकी हम साथ में रहेंगे, इज्जत देंगे, सब अच्छी बात भी करेंगे, लेकिन मैं आपकी जो आइडियोलॉजी है उसको तो नहीं मान सकता। आप मेरे से भी हो सकता है कि सहमत ना हो, तो वो एक अलग बात है। तो अब क्या हुआ कि जिस समय उनके फांसी का समय आया, जब दी गई, तो उससे एक हफ्ता पहले या 4-5 दिन पहले प्रिपरेशंस स्टार्ट हुई। तो 3 नंबर जेल की जो हाई सिक्योरिटी वार्ड है उसमें फांसी कोठी है, जहाँ पर तिहाड़ में सिर्फ एक ही जगह है जहाँ पर फांसी दी जाती है। आपने कहा कि वो एक ओपन कोर्टयार्ड सा है। हाँ, ओपन कोर्टयार्ड है। और उसमें उसके क्या है, फट्टे जो थे ना, जिस पर बंदा खड़ा होता है और वो फिर ऐसे हटता है और नीचे आता आदमी है। नीचे गिरता है, तो वो जो फट्टे थे वो गल चुके थे, तो उसका जो है रेनोवेशन होना था। तो क्या है कि जो हाई रिस्क वार्ड है उसमें 2 ब्लॉक हैं, मतलब ए और बी, तो 8-8 सेल हैं उसके अंदर। तो हम लोग पहले क्या है कि ये जो अफजल गुरु हैं, तो उधर ही हम लोग उधर खेलते रहते थे, बैडमिंटन और थोड़ा क्रिकेट वगैरह खेलते रहते थे उस कोर्टयार्ड के आसपास। उसी कोर्टयार्ड के साइड में ही, अगर आपने सुना हो, मकबूल भट्ट थे, तो मकबूल भट्ट की कब्र भी वहीं पर ही थी। तो ये जो अपना अफजल गुरु जो हैं, ये वहाँ पे बैठे रहते थे, हम लोग मजाक करते रहते थे, अफजल भाई वहाँ ना बैठा करो ज़्यादा यार, कहीं ऐसा ना हो ये जेल वाले तुम्हें वहीं पे दफना दें बगल में। और तो वो हंसते रहते थे, हाँ हाँ ठीक है राणा जी, कोई बात नहीं। तो फिर जब ये समय आया तो फिर हमें जो है पीछे वाले ब्लॉक में कर दिया सभी लोगों को। तो वो 1 नंबर सेल में थे, पहले उसमें मैं था 1 नंबर सेल में। तो फांसी से 1 दिन पहले तो जो जेल ऑफिसर हैं उन्होंने कहा भाई तुम जो है दूसरे सेल में चले जाओ आगे, और इधर अफजल को रख दो यहाँ पे। तो 1 दिन पहले मुलाकात भी आई थी हमारी, जो जेल घर के लोग आते हैं मिलने के लिए, तो मेरी मुलाकात थी और एक और कश्मीरी था उसकी थी। तो वो उसने कुछ खाना वाना उसको दिया और हाँ, खाना क्या है कि सब लोग एक साथ बैठ के ही खाते थे। तो जैसे कश्मीरी जो सब लोग थे, मान लीजिए 5 लोग हैं वहाँ, 4 लोग हैं, तो वो सब लोग एक साथ खाते थे। हम लोग जो हमारे साथी थे दूसरे है ना, हम लोग एक साथ खाते थे। तो वो लोग एक साथ खा रहे थे, तो चलते चलते ही घूमते घूमते वो एक बंदा था मिराज, वो उससे मजाक करने लगा। वो कहने लगा कि थोड़ी सी पनीर रख लेते हैं। अफजल गुरु ने दूसरे बंदे से कहा कि थोड़ी पनीर रख लेते हैं, सर्दियों का दिन था क्योंकि, कहने लगे कल खा लेंगे सुबह। तो वो सुन रहा था, मेरे साथ ही घूम रहा था वो, हम बगल से जा रहे थे, तो वो एकदम से रुका, कह रहा अभी खा ले, कल टांग दिया फिर क्या करेगा। तो हंसने लगा, कह रहा ना ना ये तो कई बार हो चुका, क्योंकि उससे पहले ना कई बार उनका फांसी का ऑर्डर आया फिर रुक गया, तो कोई ऐसा नहीं था कि भाई ये शायद होएगा ही। तो एक उस समय जो है जो फांसी के एक और भी मतलब एक्यूज थे, भुल्लर साहब, देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर जी, तो वो उस समय हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो उसको ऐसा लग रहा था कि भाई भुल्लर साहब को शायद लाएंगे और उनको ना कर रहे हों। और ऐसा भी था कि ये तो ऐसे तैयारी, जेल वाले जब आते थे तो वो तो ये कहते थे यार कुछ नहीं है, ये तो तुम्हें पता ही है तैयारियाँ गल गया था, रेनोवेशन हो रही है, पुताई उताई करा रहे हैं। तो लेकिन उससे 2-3 दिन पहले जैसे मैं अफसर से थोड़ा ऐसे मजाक में बोल देता, भाई फला को टांगोगे क्या तो वो कहते थे यार ऐसी बात मत बोला अगर तू, अफवाह फैल जाएगी तो वो हो जाएगा। लेकिन जिस दिन हुआ, सुबह सुबह जो है वो लोग आए और अफजल वाला जब लॉक खोला, तो जब वो बाहर आए अफजल भाई, तो उनको जो है अपना
लेकर चले गए। तो बस उतनी आवाज़ आई कि दूसरे लॉक खोले नहीं, तो समझ गए कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो लोग हल्ला मचाने लगे, कश्मीरी वगैरह, और दूसरे भी नारे लगाने लगे, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। तो फिर उधर से जब वो उधर दूसरी तरफ गए, दूसरे गेट की तरफ, तो इतनी आवाज़ आई, उन्होंने कहा कि क्या ब्लैक वारंट आ गया क्या? तो एक जो डीजी ऑफिस से एक ऑफिसर हैं, सुनील गुप्ता जी, तो उधर से उनकी आवाज़ आई कि हाँ अफजल आ गया। बस इतना सुनाई दिया। उसके बाद तो फिर वो जैसे नज़दीक आ गए होंगे, क्योंकि वो लोगों का जेल के रेगुलर वर्क में कोई इंटरफेयर नहीं होता। तो जब उन्होंने उनको देखा इतनी सुबह सुबह, तो वो समझ गए कुछ है, इम्पोर्टेंट है। हाँ। तो बस फिर जो भी फॉर्मेलिटीज़ थी, फांसी कर दी गई। हाँ, वो कर दिया। अच्छा। हाँ, ये अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके अब करंट सिचुएशन में आते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद अब आप पॉलिटिक्स में आ गए हैं जी और आपने अपनी पॉलिटिकल पार्टी स्टार्ट कर दी है। जी जी आरजेपी, हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है। राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी। राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी। जी अब मैं ये पूछना चाहता हूँ शेर सिंह जी कि चाहे आपने मर्डर किया हो नहीं किया हो, आपने क्राइम तो करे बहुत सारे, जी नहीं, मतलब पासपोर्ट वाला जी जी बोलिए। वायलेशंस तो हैं ही। जी जी क्या हमें किसी भी इंसान की जी क्रिमिनल हिस्ट्री हो, जी उसको पॉलिटिशियन बनाना चाहिए, देश का नेता बनाना चाहिए? ये क्वेश्चन उठता है, उठेगा ही, इसलिए मैंने आपसे पूछा है। आपका क्या कहना है? जी, देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब है कि जनता जिसको अपना नेता स्वीकार करे, जिसको वोट दे, तो वो नेता है। लोकतंत्र में कोई व्यक्ति, भाई राजतंत्र में तो आप जबरदस्ती कुर्सी पे बैठ सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र में तो आपने पब्लिक के ऊपर छोड़ दिया ना, पब्लिक ओपिनियन है। तो आप किसी को भी खराब या अच्छा तो खुद, अगर आप डिसाइड करने का आप ही को अधिकार है। तो अगर वो वोट्स पाता है तो वो नेचुरल बात है, लोगों की ऐसी इच्छा है, एक बात। दूसरी बात ये है कि पूरे देश के अंदर क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई सरकारी कर्मचारी हो, कोई व्यापारी हो, या किसी भी फील्ड का कोई बंदा हो, आपको क्या लगता है कि भाई वो कोई ना कोई गड़बड़बाजी नहीं कर रहे हैं? कोई रिश्वत ले रहा है, वो भी एक क्राइम है। भले ही वो पुलिस अफसर है, उसका काम है क्राइम को रोकना, तो वो डायरेक्ट क्राइम तो रोक रहा है, बट खुद भी पैसे भी ले रहा है। कोई आईएएस है, वो भी कर रहा है। जो व्यापारी है, वो दाल बेच रहा है तो उसमें कंकर मिला रहा है। जो पेट्रोल बेच रहा है, वो उसमें जो है मिट्टी का तेल मिला रहा है। तो हर आदमी कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है अपने पैसे कमाने के लिए। अब जो आपने मेरे के लिए कहा कि भाई मैंने पासपोर्ट बनाया या जो भी चीज़ करी, अब देखिए क्या है कि मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे अफ़गानिस्तान जाना है और ये देश के लिए, सम्मान के लिए देश के, ये काम मेरे को करना है। तो जो चीज़ उसके लिए रिक्वायर्ड थी, तिहाड़ से निकलना या पासपोर्ट, वो मैंने किया। और इसमें एक बात और भी है, किसी भी आदमी ने, चाहे क्राइम का कोई भी रीज़न हो, है तो क्राइम ही। जैसे आपने कहा कि भाई फेक पासपोर्ट बनवाया, है तो क्राइम ही। अब कोई भी रीज़न हो, उसका अच्छा रीज़न हो चाहे ख़राब रीज़न हो, आपने क्राइम कर दिया, तो इस लोकतंत्र में उसके लिए आपने क्या रखा हुआ है कि भाई जो क्राइम किया है उसकी आप सज़ा काटोगे, और सज़ा काटने के बाद जो है फिर आपको दोबारा से ओपन वो है स्पेस, उसमें आप अपने जीवन को आजमाओगे, अच्छे काम करोगे या बुरे काम करोगे। बुरे करोगे तो दोबारा से उसको भुगतोगे। तो मैंने अपने जीवन के 13 ईयर्स जेल में दिए। ये जो फर्जी पासपोर्ट बनाने का जो केस होता है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 5 साल तक की सज़ा मिलती है। जैसे कि अबू सलेम है, जिसने कि सारे गलती काम करे होंगे, जो कि अंडरवर्ल्ड का डॉन भी था। तो फर्जी पासपोर्ट के केस में उसको, और जो उसकी जो वो जो एक्ट्रेस थी, उसको जो है 5 साल के या 4 साल के सज़ा में छोड़ दिया था। तो मैंने तो 13 साल काटे हैं सज़ा के। तो उस मैंने जो, अगर मैंने चाहे कुछ किया, अगर जो लाइफ इम्प्रिजमेंट होती है, आजीवन कारावास जिसको बोलते हैं, वो 14 साल की मानी जाती है। 14 साल के बाद सरकार उस बंदे को छोड़ सकती है, और अधिकतर लोग छूट जाते हैं 14 साल के बाद। ठीक है, तो मैं तो ऑलरेडी 14 साल अपने स्पेंड कर चुका ना जेल में। तो चाहे फूलन का जो केस है वो गलत है, सही है, या ये पासपोर्ट सही है या गलत है, या जेल एस्केपिंग सही है या गलत है, मैंने तो अपना जो टाइम है वो स्पेंड कर चुका ना। तो अब मैं
अपने लाइफ को, अगर मैंने गलत किया वो किसी की निगाह में, तो मैंने ठीक है उसकी सज़ा काट ली, अब क्या आप मेरे को मौका नहीं दोगे? शेर सिंह जी, बहुत दिलचस्प कहानी है, बिल्कुल एक पिक्चर बनने लायक कहानी है। अब मॉरल जजमेंट इस पे क्या है, मेरी कोई मॉरल जजमेंट नहीं है। ओपिनियंस आर डिवाइडेड, आपको पता ही है, कुछ लोग सोचते हैं कि ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं गलत है। बिल्कुल। बट ये ज़रूर है कि आपने बहुत निडरता रही होगी, क्योंकि आपने ये सब एक्सपीरियंसेस करे। और ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इन सब चीज़ों के थ्रू आपने सिस्टम के बहुत सारे लैप्सेस तो एक्सपोज करे हैं। आई थिंक एज अ सिविल सर्वेंट, एक्स सिविल सर्वेंट माई सेल्फ, मुझे लगता है कि बहुत स्कोप है इम्प्रूवमेंट की अभी हमारे सिस्टम में। और मैं आशा करता हूँ कि ऐसे ही हम इस डिस्कोर्स को कंटिन्यू करें, लोगों को बताएं, समझाएं, हर एक तरीके का पहलू दिखाएं, क्योंकि जब तक हम देखेंगे नहीं तब तक हम कभी समझेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं तब तक ठीक नहीं कर पाएंगे। चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो जेल हो, चाहे वो जो भी हो। तो आपकी स्टोरी से एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है और सीखने को मिलता है, तो उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। आपका बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू। थैंक यू।